Reporting live from wowclass.com, and first of all, very warm welcome to all of the students for CA Inter Law Fast Track batch for November 21, May 22 and onwards exam. ठीक है, ये नवंबर 22 के लिए भी हो सकता है अगर कोई देख रहा है तो, सब्जेक्ट जो हम चेंजेस यहाँ पे देंगे उसके हिसाब से. ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आज का आपका पहला लेक्चर है तो कुछ चीजें मेरे बारे में, फिर कुछ चीजें आपके बारे में, फिर कुछ चीजें सिलेबस के बारे में, फिर हम अमेंडमेंट्स कैसे कवर करेंगे उसके बारे में, और फिर हम कंटेंट लेक्चर के ऊपर जाना शुरू करेंगे. आज का जो फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम मैक्सिमम बेसिक्स क्रिएट करेंगे या बेसिक्स क्लियर करेंगे, ऐसा आप कह सकते हो. ठीक है, सो आज के लेक्चर की तरफ बड़े अच्छे से ध्यान देना, ये बेसिक्स आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे से काम में आएंगे. आई होप सो कि ड्यूरिंग दिस कोविड लॉकडाउन पीरियड आप काफी ज्यादा सेफ और प्रॉपर हो और आपकी फैमिली भी सेफ है और खुश है. ठीक है, चलो. सो हेलो एवरीवन, जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, फिलहाल ये लेक्चर अनलिस्टेड है तो सिर्फ जितने हमारे ग्रुप में लाइव स्ट्रीम के ज्वाइन लोग हैं सिर्फ उन्हीं को ये देखना अलाउड है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून अनुराग, ऐश्वर्या, अनुराग ऐश्वर्या, आशीष, अनुराग, मनीष, ऋषि. ठीक है, सब जन गुड आफ्टरनून बोलो. ये ऐसी कैसी जिंदगी है, 25 लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं और उसमें से कुछ ही 3-4 लोग कमेंट कर रहे हैं. ऐसे सब हेलो बोले बगैर अपन जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते, अपनी लाइफ जिंदगी में अपन आगे बढ़ ही नहीं सकते. 25 लोग हैं, 25 के 25 का कमेंट या आवाज अपने को आना चाहिए. गुड आफ्टरनून हर्ष, गुड आफ्टरनून ओंकार, गुड आफ्टरनून शीतल. ठीक है, ये वो वाला बैच नहीं है जिसके अंदर बाबा जी प्रवचन दे और तुम श्रोतागण तालियां बजाओ और सो जाओ. ये वो वाला लेक्चर नहीं है, तो मेरे को हर एक जन से रिप्लाई चाहिए. ठीक है, एटलीस्ट. गुड मॉर्निंग वंश, गुड मॉर्निंग. अनुराग ने तो मेरे को तीसरी चौथी बार गुड आफ्टरनून बोल दिया, सो कोई बात नहीं. गुड आफ्टरनून प्रसाद, गुड आफ्टरनून वृद्धि. चलो बहुत बढ़िया, सब जन गुड आफ्टरनून बोलो. मैं सबके नाम तो भी एटलीस्ट जानना चाहूंगा. चलो बहुत बढ़िया, शानदार. अब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कुछ मेरे बारे में, फिर कुछ आपके बारे में, फिर बढ़ेंगे आगे. रेडी? माय नेम इज दर्शन खरे. ठीक, आई एम सीए. आई हैव पास्ड सीए इन जून 2009 एंड आई हैव पास्ड सीएस इन दिसंबर 2010. मेरा सीए और सीएस दोनों हो चुका है एंड मैं सीए कंप्लीट करने के बाद में और सीएस कंप्लीट करने के बाद में 1.5 साल तक मैंने जॉब किया था. लिस्टेड कंपनीज के मैंने ऑडिट किए थे, जैसे फिनोलेक्स, स्पाइसर, थर्मैक्स. ये कंपनीज आपने नाम सुने होंगे तो इनके मैंने ऑडिट किए थे. फिर 1.5-2 साल जॉब करने के बाद जिंदगी में समझ में आया कि नहीं, अपना पैशन कुछ और है. अपना पैशन है टीचिंग का. फिर मैंने टीचिंग शुरू किया था सीए फाइनल लेवल से. मैं पिछले 10 साल से ईमानदारी से सीए फाइनल को पढ़ा रहा हूं. पिछले 7 साल से या 6-7 साल से ईमानदारी से मैं सीए इंटर को पढ़ा रहा हूं एंड पिछले 2 साल से मैं ईमानदारी से सीए फाउंडेशन को भी पढ़ा रहा हूं. तो इस बार हमने सीए फाउंडेशन भी लॉन्च किया था, उसके भी काफी अच्छे रिव्यूज है. ठीक है, सो आप आपके दोस्त, प्यार, रिश्तेदार सबको समझा सकते हो कि दर्शन सर से पढ़ा करो, जिंदगी में काफी अच्छा होगा. सो दिस इज माय बैकग्राउंड. अब कुछ आपके बारे में, तो आई होप सो कि आप सबका एग्जाम नवंबर 21 है. इफ इट इज लाइक दैट कि अगर आपका सबका एग्जाम नवंबर 21 है तो कृपया कमेंट के अंदर मुझे बताइएगा कि आपका एग्जाम नवंबर 21 मतलब दिसंबर 21 है. आजकल मतलब मंथ बोलना पाप ही है, क्योंकि एग्जाम जो हम मंथ बोलते हैं वो तो 1-2 महीने इधर उधर वैसे ही हो जाता है. हो सकता है एग्जाम में ना हो, पर मैं ये बिल्कुल विश नहीं करूंगा. बिल्कुल यही मेरा विश रहेगा कि आपका एग्जाम बहुत प्रॉपरली हो. ओके, चलो बहुत बढ़िया. सबका नवंबर 21 है, प्लीज कंफर्म. कोई ऐसा है जिसका मई 22 या नवंबर 22 है और उसने बैच ज्वाइन किया है? श्योर, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद. अच्छा, एक और चीज, आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे पढ़े हुए हो, इधर सीए फाउंडेशन या आप सीए इंटर मुझसे पढ़े हुए हो सकते हो, और फिर भी आपने फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन किया सकता है किसी रीजन की वजह से, स्टडी स्मूथ लाइन होने के लिए. आप में से कई सारे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने किसी और की क्लास ज्वाइन की हो और फिर वहां से प्रिपरेशन अगर ठीक से ना हो पाया हो तो फिर आप यहां पे आए हो. किसी भी तरीके के आप स्टूडेंट हो, किसी भी तरीके से आप पढ़ के आए हो, यहां पे आपका पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर करवाया जाएगा सीए इंटर लॉ का. और ये पूरा सब्जेक्ट जिस तरीके से आपके प्रिपेयर करवाया जाएगा, हम एग्जामिनेशन के हिसाब से ही प्रिपेयर करवाएंगे. ये चीज मैं आपको सबसे पहले कंफर्म कर दूं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, पहली चीज सबसे पहले, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट सीए इंटर का सिलेबस क्या है,
हम इसके अमेंडमेंट्स कैसे करने वाले हैं और किस तरीके से हम लेक्चर्स को आगे लेके जाने वाले हैं। ठीक है, सो मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल तो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में आना मुश्किल है। We'll just create a notebook, hold. चल स्टार्ट करते हैं गाइस, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। रेडी, लेट्स गो। सो जैसे आप सबको मैंने बोला, मेरा नाम है दर्शन खरे, मैंने सीए किए है, सीएस किया है, मैंने बीकॉम भी किया है। हाँ, मैंने बीकॉम भी किया है, तुमने भी किया होगा बीकॉम, बहुत अच्छी बात है जिंदगी में, या तुम बीकॉम के थ्रू जा रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, बीकॉम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको फॉरेन में कोई डिग्री फिग्री बाद में लेनी हो तो आपको बीकॉम करना बहुत जरूरी है। हालांकि बीकॉम करने के ऊपर मुझे सबसे ज्यादा गर्व होता है, क्योंकि कॉलेज में मैं सिर्फ पूरे बीकॉम के 3 साल में से 12 दिन ही गया हूँगा, तो वो ऐसा डिग्री है जो मैंने 12 दिन के अंदर कंप्लीट किया है। हाँ, एग्जाम डेज में भी गया था, तो ऐसे सिचुएशन में वो डिग्री मैंने 12 दिन के अंदर कंप्लीट किया है। ठीक है, चल शुरुआत करते हैं, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। हम है सीए इंटर के ऊपर, और सीए इंटर में हमारा सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। हमारा सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। ठीक है, मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज को आप फर्दर डिवाइड कर दीजिए बच्चों 2 पार्ट्स में, जिसमें से पहला पार्ट है कॉर्पोरेट लॉ और दूसरा पार्ट है अदर लॉज। ठीक है, बड़े अच्छे से ध्यान देना। नाउ फर्स्ट पार्ट जो आपका है कॉर्पोरेट लॉ, इसका मतलब होता है लॉज रिगार्डिंग टू कंपनी, लॉज विच इज रिलेटेड टू कंपनीज। एंड अदर लॉज में यू कैन से लॉज रिगार्डिंग टू बिजनेस, लॉज रिगार्डिंग टू बिजनेस ऑफ कॉर्पोरेट। मतलब हमें जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनको लगने वाले बिजनेस लॉज से रिलेटेड भी यहां पे लॉज पढ़ने हैं। अब सबसे पहले कॉर्पोरेट लॉज के अंदर आता है कंपनीज, तो हमें कंपनीज लॉ में क्या क्या एप्लीकेबल है, ऐसी कौन सी चीजें जो हमें कंपनीज एक्ट में एप्लीकेबल है, तो मैं यहां पे एप्लीकेबल करना बोलना चाहूंगा। हमें सबसे पहले एप्लीकेबल है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 हमें एप्लीकेबल है। और अगर हमें कंपनीज एक्ट 2013 यहां पे एप्लीकेबल है, तो कोई मुझे यह बोल सकता है कि कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने थे? आपने सीए फाउंडेशन में कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा है, आपने कई सारे डेफिनेशन पढ़े हैं सीए फाउंडेशन के अंदर। मैं सीए इंटर की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं सीए फाउंडेशन की बात कर रहा हूं कि आपने कई सारे डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के पढ़े होंगे, जैसे प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, पब्लिक कंपनी, कंपनी का डेफिनेशन, तो कई सारे डेफिनेशन आपने पढ़े हुए हैं। तो कैन एनीवन टेल मी कि भाई साहब कंपनीज एक्ट के अंदर कितने सेक्शन है टोटल? प्लीज टेल मी फास्ट। कैसे, कितने नंबर ऑफ सेक्शंस होते हैं, कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स है कंपनीज एक्ट में जो हमें एप्लीकेबल है? एनीवन कैन टेल मी? बहुत बढ़िया, शानदार ओंकार बेटा, शानदार रोहित, शानदार अक्षत, बहुत बढ़िया वंश, बहुत बढ़िया प्रसाद, एक नंबर तूफान। तो अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें तो कंपनीज एक्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। कंपनीज एक्ट में टोटल 470 सेक्शंस है, जो डिवाइडेड है 19 चैप्टर्स में। 19 चैप्टर्स में 470 सेक्शंस डिवाइडेड है। इसमें से अगर मैं बात करूं तो 148 नंबर तक के सेक्शंस, जिसके अंदर 10 चैप्टर्स के अंदर ये सेक्शंस इन्वॉल्व है, ये 10 ही चैप्टर्स हमको सीए इंटर के लिए एप्लीकेबल है। ये 10 ही चैप्टर्स 148 सेक्शंस के, सॉरी 29 चैप्टर्स, माय मिस्टेक, इट्स 29 चैप्टर्स। सो 29 चैप्टर्स में से 10 ही चैप्टर्स के
अंदर के 148 सेक्शंस हमको यहां पे अप्लीकेबल है। ठीक, सो 470 सेक्शंस विच आर टू बी डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स, उसमें से 10 चैप्टर हमें अप्लीकेबल है सीए इंटर को विथ 148 सेक्शंस, और जो नियरली बचते हैं हमारे यू कैन से कंसिडरेबली, अगर मैं बोलूं तो 320 के आसपास नंबर ऑफ सेक्शंस, 320 सेक्शंस टू बी अप्रोक्सीमेट, क्योंकि इसका नंबर सीए फाइनल लेवल पे काफी अप्रोक्सीमेट लिया जाता है, अप्रोक्सीमेट एंड कंपेरेटिवली 19 चैप्टर्स, 19 चैप्टर्स ये आपको आएंगे बच्चों सीए फाइनल लेवल पे। ठीक, तो इस तरीके से आपका कंपनीज एक्ट का सिलेबस डिवाइडेड है। ये 148 सेक्शंस विद द 10 चैप्टर्स ये आपको पूछे जाते हैं फॉर टोटल नंबर ऑफ 60 मार्क्स। सीए इंटर लॉ में आपको ये 60 मार्क के लिए पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा पूछा जाएगा। फॉर 60 मार्क्स दे आर गोइंग टू आस्क यू पूरे 148 सेक्शंस। सो अगर 148 सेक्शंस को मैं कंसीडर करूं तो नियरली हाफ मार्क्स पर सेक्शन के हिसाब से आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि 148 सेक्शन में हाफ या फिर 1/3 मार्क पर सेक्शन के हिसाब से आप इसको कंसीडर कर सकते हो। मतलब हर सेक्शन में 1/3 मार्क छुपा हुआ है, ऐसा भी आप ले सकते हो। ठीक है, और सीए फाइनल लेवल पे तो ये 370 सेक्शंस जो है वो नॉर्मली 70 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। सीए फाइनल लेवल पे भी ये 70 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है? सो सीए इंटर में 148 सेक्शन 10 चैप्टर्स, सीए फाइनल पे 320 सेक्शन 19 चैप्टर्स। ये होने के बाद अगर मैं अदर लॉज की बात करूं, अदर लॉज की, तो अदर लॉज के अंदर उन्होंने हमको 4 चैप्टर्स देके रखे हैं। सबसे पहला चैप्टर्स उन्होंने हमको जो दिया है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट का ईयर आपको ऑलरेडी पता होगा, 1872 वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी 2 पार्ट्स हुआ करते हैं, आपको शायद नहीं पता। एक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फ्रॉम बेसिक्स टिल कॉसी एंड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फ्रॉम बेसिक्स टिल कॉसी एंड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा पार्ट है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर आपने बड़े अच्छे तरीके से याद किया होगा तो बेसिक्स कॉसी एंड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट was applicable at CA फाउंडेशन, was applicable at CA फाउंडेशन। जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको सीए इंटर के ऊपर अप्लीकेबल है, और इसके अंदर आपको 5 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने पड़ेंगे। 5 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको यहां पे पढ़ने पड़ेंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? इससे आपका काफी अच्छा इजाफा होगा। उसके बाद में दूसरी चीज, कॉन्ट्रैक्ट के साथ में मैं आपको सेकंड चीज यहां पे मेंशन करके रख दूं, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 साथ में बेसिक्स और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद में अगला आता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। यह सबसे बड़ा लॉ है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसका ईयर है 1881, जो सबसे बड़ा लॉ है अदर लॉज के अंदर। ठीक है, उसके बाद में तीसरा लॉज जो आपको अप्लीकेबल है जनरल क्लॉजेस एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट जो आपको यहां पे अप्लीकेबल है, और चौथा लॉ जो आपको अप्लीकेबल है दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स आपको अप्लीकेबल होते हैं अदर लॉज में। नियरली 40 मार्क 4 टॉपिक के ऊपर दिए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जनरल क्लॉजेस एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ये आपका सिलेबस है जो आपको 100 मार्क के लिए आने वाला है। आपको अदर बिजनेस लॉज के अंदर, जैसे मैंने आपको बोला है, दैट इज अप्लीकेबल फॉर कितने मार्क्स? 40 मार्क्स। 40 मार्क के लिए ये चीज आपको अप्लीकेबल हो जाएगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बस ऐसे ही है, हमें इसी तरीके से इसको याद रखना है। ठीक है, पहले तो मैं चाहूंगा आप सिलेबस लिख के रखिए, क्या डिवीजन है वो लिख के रखिए, फिर आपको ये चीज याद हो जाएगी। गो फॉर इट फास्ट। एक रजिस्टर बना लीजिएगा, उस रजिस्टर के अंदर आपको ये चीजें लिखनी है। समझ में आया हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा।
चलो डन एवरीबॉडी, लिखना हो गया? लिखना हो जाए तो डन डना डन डन बोल देना कमेंट्स में, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार। अगर सबका हो गया है तो चल बहुत बढ़िया। सो आपका अगर फर्स्ट पार्ट हो गया है दैट इज सिलेबस वाला, तो ये चीज को याद रखना। अब मैं पहले ये बोलूं कि हमारी बैच किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है, ठीक है? बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, ठीक है? बैच के कुछ रूल्स है, मैं फर्स्ट डे ही बोल दूं, बाद में ऐसा ना हो सर आपने बोला नहीं था, बाद में हमको समझ में नहीं आया, तल तुम कौन से लैंग्वेज में बात कर लेते, हम कौन से लैंग्वेज में सुन लेते, हमको नहीं समझ में आया। तो मैं आपको पहले ही क्लियर करवा दूं कि हम किस तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है? नॉर्मली पिछले बैचेस का एक्सपीरियंस देखते हुए जो अभी तक हमने लिए, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है मेरी जिंदगी के अंदर कि नॉर्मली हमारी इफेक्टिव जो बैच होती है, ठीक है, हमारी जो इफेक्टिव बैच होती है वो नॉर्मली 5 डेज अ वीक ही होती है। क्योंकि फेस टू फेस रहा तो कोई टेंशन नहीं रहता, फेस टू फेस में जाते हैं सीधा पढ़ाना शुरू कर देते हैं, गेम ओवर हो जाता है, ठीक है? पर यहां पे जब हम लाइव स्ट्रीम में बैच लेते हैं तो भैया हमें लाइट भी चाहिए। लाइट तो मतलब वीक में एक बार तो फिक्स है लाइट जाना, जिंदगी के अंदर अपनी किस्मत ही खराब है। तो पहले तो लाइट जाती है, फिर कभी इंटरनेट का कनेक्शन लूज रहता है, कभी इंटरनेट का कनेक्शन होने के बाद भी स्पीड कम रहता है, ठीक है? तो इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए वीक में 5 डेज ही इफेक्टिव बैच होती है, पर मिनिमम 5 डेज वीक में इफेक्टिव बैच होगा, मतलब होगा, ठीक है? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मिनिमम 5 डेज इफेक्टिवली वीक के अंदर बैच होगा, मतलब होगा। ये देखो टेक्निकल डिफिकल्टी बोली नहीं, पेन बन पड़ना शुरू है, मां शक्ति मां। सो ये देखो मां शक्ति बोला तो इमीडिएटली पेन शुरू हो जाता है, ठीक है? सो वीक में मिनिमम 5 डेज इफेक्टिव बैच होगा ही होगा, पर हमको एक महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। 25 से 30 लेक्चर्स हमको एक महीने के अंदर खत्म करने हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि मैंने कुछ लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहां निकाल के रखे हैं, जिन टॉपिक्स के मैं आपको बैकअप लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। अगर कभी ऐसा होता है कि मैं पढ़ाने की कोशिश करूं और लाइन चली जाए, या इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, या किसी रीजन की वजह से, किसी एक्स रीजन की वजह से छुट्टी हो रही है, तो मैं 3-4 टॉपिक यहां पे आपको लिख के दे रहा हूं, छोटे छोटे वाले, जिन टॉपिक्स के मैं आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दूंगा फॉर द पर्पज कि आपका समय वेस्ट ना हो, क्योंकि एज इट इज अ फास्ट ट्रैक बैच, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपका एक दिन भी यहां पे वेस्ट हो, ठीक है? सो हम 7 दिन में एक ही दिन छुट्टी रखेंगे, ठीक है? एक ही दिन छुट्टी रखेंगे, एक से ज्यादा दिन वो भी संडे को, और उससे अगर ज्यादा कभी छुट्टी, अच्छा मैंने संडे को छुट्टी बोला तो संडे को छुट्टी लेके ही मत बैठ जाना, नहीं सर तुमने बोला था संडे को छुट्टी, मैं सुसाइड कर लूंगा अगर तुमने संडे को छुट्टी नहीं आया तो कृपया ऐसा मत करना, ठीक है? आपको कुछ चीजें समझ के चलनी पड़ेगी, एज इट इज अ लाइव स्ट्रीम बैच। प्री रिकॉर्डेड जीडीपीडी बैच रहा तो आप आपके हिसाब से कैसे भी कर सकते हो, पर लाइव स्ट्रीम बैच है तो कुछ इश्यूज जाते हैं, ठीक है? सो कुछ लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं यहां पे देके रख रहा हूं, ठीक है? जो आपको बहुत ज्यादा उसके लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर मैं टॉपिक बोल सकता हूं, जैसे यू कैन से आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका ईयर है 1872। ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि फाउंडेशन में आप इसको पढ़े हो, और 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, तो कभी अगर छुट्टी हो रही हो तो मैं आपको इसका प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। दूसरा लेक्चर जो मैं यहां दे सकता हूं, जनरल क्लॉजेस एक्ट, इसका मार्किंग भी कम है, जनरल क्लॉजेस एक्ट, ठीक है? जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 वाला, मैंने पहले जनरल क्लॉजेस एक्ट का ईयर लिखा था क्या? नहीं, तो जनरल क्लॉजेस एक्ट का ईयर याद रख लो, 1897, ठीक है? सो जनरल क्लॉजेस एक्ट ईयर 1897 वाला। तीसरा वाला एरिया, ठीक है, दैट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का 1881 का एंड वाला एरिया, एंड वाला एरिया जहां सिर्फ थ्योरी का रीडिंग का काम है, ठीक है? एक हाथ लेक्चर उसका रह सकता है। और चौथा वाला डिपॉजिट चैप्टर फ्रॉम कंपनीज एक्ट, डिपॉजिट चैप्टर जो कंपनीज एक्ट वगैरह से आता है, ठीक है? और पांचवा एंड द लास्ट वन, जिसको हम यहां पे प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे सकते हैं, दैट इज यू कैन से
इनकॉर्पोरेशन नहीं, प्रॉस्पेक्टस नहीं, शेयर कैपिटल डिवेंचर नहीं, चार्जेस भी नहीं, डिपॉजिट मैंने लिख दिया है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, डिविडेंड भी नहीं, ऑडिट भी नहीं। हाँ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इंटरप्रिटेशन का एंड के लेक्चर्स। तो ऐसा हो सकता है कि ये छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट को 1-2 लेक्चर के अंदर फिनिश हो जाता है, जनरल क्लॉजेस का 1-2 लेक्चर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एंड का एरिया एक ही लेक्चर में, डिपॉजिट्स का। अच्छा, ऐसा नहीं है ये कंपलसरी मैं आपको दूंगा ही दूंगा, अगर छुट्टियां हो रही है ज्यादा, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना है तो इनको दे दूंगा। ये छोड़ के और इसके अंदर अगर आप मैक्सिमम मार्क्स भी देखो तो कॉन्ट्रैक्ट आपको खुद को पता है फाउंडेशन में था, इंटर लेवल पे इसका बहुत ज्यादा वर्चस्व नहीं है। जनरल क्लॉजेस एक्ट ही 1-2 लेक्चर्स का है तो वर्चस्व नहीं है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पूरा पढ़ाऊंगा 3-4 लेक्चर्स। एंड का जो एरिया है थ्योरेटिकल जो सिर्फ रीडिंग वाला एरिया है वो मैं आपको दूंगा। डिपॉजिट है ही 3-4 सेक्शन का चैप्टर। इंटरप्रिटेशन ये एक चैप्टर है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इसमें पूरा पढ़ाऊंगा पर उसका थोड़ा बहुत एंड का एरिया, ठीक है। ये भी कंपलसरी नहीं है, अगर लेक्चर रेगुलरली चलते रहे, मुझे चांस मिला तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको पढ़ाते ही जाऊंगा, बट इसको हम बैकअप में रेडी रखेंगे। ये 4-5 लेक्चर्स को हम बैकअप में रेडी रखेंगे कि कभी भी अगर आपको जरूरत पड़े और कभी भी एक्स्ट्रा छुट्टी हो रही हो तो मैं इसको प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि अपनी बैच स्मूथ लाइन में चले, ठीक है। ये मैं पहले ही दिन बोल रहा हूं आपको, क्योंकि आपको कोई भी इसके बारे में कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। इनके बैकअप्स मेरे पास रेडी रहते हैं, मैं इसको YouTube के ऊपर ऑलरेडी अपलोड करके रखता हूं प्राइवेट फॉर्म में मेरे स्पेसिफिक ठीक है, और फिर मैं इसको शेयर करवाता हूं अपने स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। या फिर ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो सकते हैं, यूट्यूब पे नहीं तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो सकते हैं, आपके फोल्डर्स के अंदर ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए हो सकते हैं, ठीक है। जो तरीका होगा वो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा, डोंट वरी। दूसरी बात, बैच हर रोज हम 3 PM को शुरू करेंगे स्टार्टिंग, ठीक है। 3 PM को हम शुरू करेंगे। ये अभी इसलिए क्योंकि मेरे कुछ बैचेस फाउंडेशन वगैरह के चल रहे हैं, ठीक है, वो जो नॉर्मली 2-2:30 बजे तक चलते हैं, फिर बीच में खाना वाना खाना पड़ता है, तो 3 बजे से मैं नॉर्मली बैच शुरू करूंगा डेली। जो ऐसे लोग हैं जिनको 3 PM को बैच शुरू नहीं हुई और 3:01 भी हो गया और इमीडिएटली शुरू होते, सर बैच नहीं शुरू हुआ, सर बैच नहीं शुरू हुआ, सर 3:01 हो गया, सर बैच नहीं शुरू हुआ, सर 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 दुनिया डूब जाएगी, ऐसे वाले लोग कृपया मुझसे दूर रहे, ठीक है। मैं बराबर बैच 3 बजे शुरू करने की कोशिश करूंगा, मैं आ जाऊंगा 3 बजे से बैच लेने की कोशिश करूंगा, और अगर मैं 3:05 यहां पे नहीं लेता हूं तो मैं वहां पे 5:05 तक के बैच एक्सटेंड करूंगा, ठीक है। पर डेली 2 घंटे का लेक्चर हम कंप्लीट करने की कोशिश जरूर करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो मेरी किडनी मत मांग लेना, ठीक है, मैं गरीब आदमी हूं, 2 ही किडनी आए मेरे पास में। एक किडनी मेरे को आगे जब मैं एप्पल का आईफोन में, देखो नाम भी नहीं लेते आता मेरे को, एप्पल का जब आईफोन में लेने वाला हूं उसके लिए मैंने एक किडनी रिजर्व करके रखी है, दूसरी किडनी अगर आप ले लोगे तो मेरे पास क्या बचेगा, ठीक है। तो ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से आपने याद रखना, ठीक है। तो ये रूल्स याद रखना, मैं आपको पहले ही डिक्लेयर कर दूं कि इस तरीके से बैच चलेगा, ठीक है। जीडीपीडी में भी इस तरीके से बैच चलेगा। हो सकता है इन चैप्टर्स के 1-1, 1.5, 2-2 लेक्चर्स आपको प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में दिए जाएंगे, ठीक है। बट बची हुई सब टफ चीजें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, सब मैंने मेरे पास रखी है, ठीक है। मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं छोड़ के कोई नहीं पढ़ाएगा। अच्छा, बैच की एक खास बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, हमें भी एक गिफ्ट कर दो बोले किडनी, अनुराग नालायक, ठीक है। एक बहुत प्यारे नालायक जिंदगी के अंदर, इतने नालायक, कितने नालायक, मतलब जाने दो आगे। एक और चीज मैं यहां पे आपको मेंशन कर दूं, हम हमारे लेक्चर्स के साथ, हमारे चैप्टर्स के साथ इस बार के फास्ट ट्रैक में, लास्ट मेरा फास्ट ट्रैक 15 से 20 लेक्चर का था, ये फास्ट ट्रैक, लास्ट फास्ट ट्रैक 15 से 20 लेक्चर का था। ये फास्ट ट्रैक में जानबूझ के 25 से 30 लेक्चर का इसलिए लेने वाला हूं क्योंकि इसके साथ मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कवर करने वाला हूं। मैं सभी क्वेश्चन एंड आंसर इसके साथ कवर करने वाला हूं, मैक्सिमम जितने हो सकते हैं, कम से कम हर एक टॉपिक के ऊपर कुछ 3-3, 4-4 क्वेश्चन तो भी कवर करूंगा। और बैच के एंड में एवरीडे हम एक क्वेश्चन आंसर लिख के देखेंगे और मैं आपको मॉडल आंसर सजेस्ट करूंगा कि भाई इसका आंसर ऐसे लिखना चाहिए था, इसका आंसर ऐसे लिखना चाहिए था। तो 20-30 क्वेश्चन आपके क्लास में लिख के हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि क्वेश्चन, देखो लॉ इज नॉट अबाउट रीडिंग, लॉ इज अबाउट राइटिंग। आप पहले कंसेप्ट समझो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर का इजी रहता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, कि भैया अकाउंट्स का पेपर है, भैया अकाउंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए, वही एग्जाम में जाके सॉल्व करने पड़ते हैं। लॉ का वैसा नहीं है, लॉ में पहले कंसेप्ट समझो, फिर थ्योरी समझो, फिर उसका केस लॉ समझो, फिर उसको लिखते कैसे ये समझो, फिर उसको लिखो। तो 5 स्टेप का पूरा प्रोसेस है। बट जब तुम अकाउंट्स, कॉस्टिंग वगैरह सॉल्व करते हो, जो तुम क्लास में करते हो वही तुम पेपर में करते हो। यहां हम पहले सीखते हैं, फिर समझते हैं, फिर रीड करते हैं, फिर जिंदगी झंड करते हैं, फिर जिंदगी झंड के अंदर और झंड करते हैं, फिर उसको। इसलिए
हमको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने की। ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना, और मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर्स यहीं पे कवर करूंगा क्लास के साथ। ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलो, सो आई गेस ये टॉपिक आप लिख के रखिए बच्चों, ये आपके काम में आएगा, ठीक है। प्लीज गो फॉर इट, प्लीज राइट देम डाउन। लिखना हो जाए तो डान डीन डून डान डेन डान कर देना। बहुत बढ़िया, लिखना हो गया सबका। बहुत बढ़िया। अब हम जाते हैं अगले डिस्कशन पे। मैं आज काफी सारे इंस्ट्रक्शंस ही आपको देने वाला हूं, क्योंकि जितने ज्यादा इंस्ट्रक्शन क्लियर रहेंगे उतनी ज्यादा बैच अच्छे से होगी, ठीक है। बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। अब देखो बच्चों, रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक बैच में फर्क क्या रहता है, ठीक है, ये मैं आपको समझा दूं। रेगुलर बैच, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बोलूं तो रेगुलर बैच मुझे एग्जाम ओरिएंटेड प्लस नॉलेज के हिसाब से लेना पड़ता है, ठीक है। बट फास्ट ट्रैक बैच मुझे ओनली एग्जाम ओरिएंटेड लेना पड़ता है। आप इमेजिन करो, हम यहां पे 80 लेक्चर्स को, नियरली 80 लेक्चर्स को कंडेंस करके 25 से 30 में खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नॉलेज कैटर करवाना और बांटना ये यहां पे बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा, ये मैं आपको पहले ही मेंशन कर दूं, वरना हमारा एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। सो दिस इज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड बैच, ठीक है। सो जिन टॉपिक्स को हम यहां लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी काफी टाइम इन्वेस्ट करके समझते हैं, काफी टाइम देते हैं लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी, ठीक है। मतलब जितना जो समय डिजर्व करता है उतना उसको देते हैं। पर हम यहां पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, इनको ज्यादा समय देंगे, और जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम लेस समय देंगे, या हो सकता है उसको हम समय ही ना दे, वो लेक्चर हम आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बोल दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम लेस इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसके लेक्चर्स आपको एक्स्ट्रा दे दूंगा, ठीक है। या नॉलेज वगैरह से रिगार्डिंग कुछ भी मेरे को एक्स्ट्रा लगता है तो वो एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा मतलब 25 से 30 लेक्चर के एडिशन में वो मैं आपको एक्स्ट्रा दे दूंगा, लेकिन नॉलेज ओरिएंटेड चीज है, ये चीज को आपने याद रखना, ठीक है। रेगुलर बैच में एक चीज होती है कि भैया कोई भी चीज समझाने के लिए हम स्टोरी फॉर्म वगैरह यूज करते हैं, हम फन कंटेंट यूज करते हैं, ठीक है। फास्ट ट्रैक बैच में भी फन कंटेंट रहेगा, पर फन कंटेंट हमको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आप में से ये सुन के आए होंगे कि दर्शन सर के साथ पढ़ो, ये मजा आ जाता है ना जिंदगी में, आदमी ऐसा पढ़ाता है तुमको समझ में ही नहीं आएगा लेक्चर कब खत्म हो गया, ठीक है, तुमने सुना होगा, बरूद इसीलिए तुम यहां पे आए हो, मेरे को मालूम है जिंदगी में तुम क्या सोच रहे हो, ठीक है। टेलीपैथी ये सुनो, तो फन कंटेंट जरूर रहेगा, बट एक बात हमने हमेशा याद रखनी चाहिए, हम फन कंटेंट सिर्फ वहीं पे रखने वाले हैं,
सिर्फ वहीं पे रखने वाले हैं जहां हमारा कंसेप्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। प्लीज प्लीज इस चीज को फास्ट ट्रैक बैच के लिए समझिएगा, प्लीज इस चीज को फास्ट ट्रैक बैच के लिए समझिएगा। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है फास्ट ट्रैक बैच में कंटेंट, ठीक है। मेरी सेकंड प्रायोरिटी है फास्ट ट्रैक बैच में फन, ठीक है। कंटेंट मतलब आपका एग्जाम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मतलब आपको पास करवाना विद द एग्जामिशन, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। फिर मेरी सेकंड प्रायोरिटी है बच्चों फन। ये चीज को आपने याद रखना, कृपया प्लीज इसको मान लीजिएगा। नहीं तो वो मजाक या वो हंसी किस काम की, ठीक है, वो मजाक या वो हंसी किस काम की जो बाद में जाके अगर आपको फेल करवा दे, ठीक है। अगर आप पास हो जाओगे ना तो ये मेमोरीज आपको अच्छी लगेगी, बट वही अगर आप फेल हो जाओगे ना तो यही फन कंटेंट वगैरह आपको शाप जैसा लगेगा। बाद में आप जब याद करोगे आपको लगेगा यार मैं मतलब मजा तो बहुत आया था बैच में, बट मैं यार फेल हो गया। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता, ठीक है। सो हमारा पहला प्रायोरिटी है बच्चों कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड, पास होने लायक। उसके अंदर जहां कहीं पे भी हम फन मिक्स कर पाएंगे हम जरूर करेंगे। जितने स्मूथली हमारे रेगुलर के लेक्चर्स जाते हैं उतने ही स्मूथली फास्ट ट्रैक के जाएंगे। आपको बोर नहीं होगा इतनी गारंटी मेरी, पर कहीं कहीं आपको खुद होकर मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज के लिए कृपया रेडी रहना। समझ में आ रहा है। तीसरी बात, ओरिजिनल लेक्चर के लिए मैं राइटिंग और रीडिंग के लिए समय दे सकता हूं। राइटिंग और रीडिंग के लिए मैं ओरिजिनल लेक्चर्स के अंदर समय देता था, ठीक है, रेगुलर लेक्चर्स में। पर फास्ट ट्रैक के अंदर मैं आपको राइटिंग का समय सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग के लिए दूंगा, क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग के लिए एंड सिलेक्टेड डायग्राम्स राइटिंग के लिए, सिलेक्टेड चार्ट्स के राइटिंग के लिए मैं आपको समय दूंगा। मैं सब कुछ राइटिंग करने के लिए आपको समय नहीं दूंगा, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए समय दूंगा। सिलेक्टेड चार्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या छोटे चार्ट है उसके लिए समय दूंगा, पर मैं सब कुछ लिखने के लिए समय नहीं दे सकता, वरना हमारा समय कॉम्प्रेस नहीं हो पाएगा। 80 लेक्चर्स को हम 25 से 30 में कंप्लीट कर रहे हैं। आप समझिएगा नियरली पर लेक्चर हमको 2.5 लेक्चर रेगुलर कंप्लीट करना है। ये चीज को कृपया आप समझिएगा। तो इस चीज में मुझे आपका कोऑपरेशन लगेगा। सर अगर हम फिर सर कुछ बच्चों को लगे सवाल आया होगा, सर अगर हम फिर लिख नहीं पाए, सभी चार्ट्स कॉपी नहीं कर पाए, हमारा कैसे होगा सर? जिंदगी बर्बाद हो गई जाएगी सर, मर जाऊंगा सर, लूट जाऊंगा सर, बर्बाद हो जाऊंगा। तो बेटा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली क्या करूंगा पता है? मैं सिंपली क्या करूंगा पता है? मैं आपको यही बोल दूं, मैं सिंपली क्या करूंगा, ये जितना भी मैं लिख रहा हूं ना, ये जितना भी लिख रहा हूं ना, ये पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके मैं आपको दे दूंगा। ये है ना, समझो अब ये चैप्टर 1 है, प्रिलिमिनरी बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ, ये पूरा का पूरा उठाऊंगा, पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा विथ चार्ट्स वार्ट्स, जो भी मेरे पास चार्ट्स वार्ट्स इसके अंदर ड्रॉ वॉ किए गए हैं, सबको मैं पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। ये देखो ये चार्ट्स वार्ट्स ड्रॉ किया है, सबको मैं पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, उठाऊंगा और आपको दे दूंगा। ठीक है, लिखने का काम ही खत्म, तंटाई खत्म, प्रॉब्लम ही खत्म। उठाओ सभी चार्ट्स पीडीएफ फॉर्म में लो, और जहां से आप गूगल ड्राइव के आपके लेक्चर डाउनलोड करते हो वहीं पे आपको एक और फोल्डर मिल जाएगा जिसके अंदर लिखा रहेगा दर्शन सर क्लास नोट्स, दर्शन सर क्लास नोट्स पीडीएफ। अंदर घुसना, ये आपको पीडीएफ में अवेलेबल रहेगा, मोबाइल के अंदर डाउनलोड करके रखना। जब आपको जरूरत पड़े ऐसे मस्त चार्ट खोलने का, देखने का, मस्त मजा मारने का, बोलने का वाह बहुत बढ़िया काम किया दर्शन सर ने, लिखने का काम भी तंटाई खत्म। ठीक है, तो आपका लिखने का तंटा ही खत्म। अबे सिर्फ वो चीजें लिखो बे जो तुमको एग्जाम में काम में आ सकती है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर लिखो, इंपॉर्टेंट वाले चार्ट्स लिखो, बात खत्म। समझ में आ रहा है पक्का? तो मैं यहां पे आपका काम ही कंप्लीट कर दे रहा हूं बच्चों। मैं यहां पे आपको राइटिंग के लिए बहुत कम समय दूंगा, सिलेक्टेड समय दूंगा। ठीक है, हां रही बात रीडिंग की, तो आपको भरपूर रीडिंग यहां पे करना है, भरपूर भरपूर रीडिंग आपको करना है, क्योंकि आपकी बैच है भैया फास्ट ट्रैक बैच। तो मुझे नहीं लगता कि ये बैच खत्म होने के बाद में या ये लेक्चर खत्म होने के बाद में आप कुछ रीड करने वाले हो। ठीक है, तो मुझे प्रिपरेशन तो यही करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा, आपको बोलूंगा भाई कर रीड। ठीक है, भाई चल रीड कर, भाई चल रीड कर, सेक्शन समझा है रीड कर, सेक्शन समझा है चल भाई रीड कर, सेक्शन समझा है रीड कर, नहीं समझ में आया अभी पूछ। ठीक है, अभी कमेंट कर, अभी पूछ, अभी सॉल्व करवा ले। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे, भरपूर रीडिंग करना है। ऐसा समझ लो नियरली सभी के सभी सेक्शन आप ही को रीड करने हैं। यही तो प्रॉब्लम हुआ था, तुमने सभी के सभी सेक्शन आज तक के ठीक से रीड नहीं किए, इसलिए तुम फास्ट ट्रैक बैच में हो। अगर तुम यही सभी के सभी सेक्शन बहुत शिद्दत से अभी तक रीड कर चुके होते तो तुम फास्ट ट्रैक बैच में नहीं होते, तुमको प्रिपरेशन का कॉन्फिडेंस आता था। तो मैं ये करवा लूंगा। हाँ, इसमें मेरे को ये भी चीज यहां पे समझ में आती है कि भैया हाँ ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा रीडिंग भी नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उन्हीं को रीड करवाऊंगा, पर भरपूर रीडिंग है, ये बात को याद रखना। ठीक है, भरपूर रीडिंग और भरपूर क्वेश्चन आंसर राइटिंग, ये हमको यहां पर करना है। ये एकमात्र गुरु किल्ली है फॉर द पर्पज ऑफ क्रैकिंग द एग्जाम।
ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। इस तरीके से हमारी बैच जाने वाली है और इसी तरीके से हम पढ़ने वाले। इससे आपको बहुत ज्यादा इजाफा मिलेगा आपके प्रिपरेशन में। मैं गारंटी देता हूं 60 मार्क्स के आसपास तो मैं कहीं ना कहीं तुमको पहुंचा के रहूंगा, अगर तुम मेरी चीजें समझ में आती है तो। ठीक है, मैंने दिखाए हुए रास्ते के ऊपर चलते हो, आई एम वेरी श्योर 60 मार्क के आसपास तो कहीं पहुंचा दूंगा। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, पास तो कंफर्म, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आप यहां पे ले सकते हो। ठीक है, ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। अगर ये आपको लिखना है तो कृपया कृपया ये भी लिख लीजिए, बाद में दिमाग में कंफ्यूजन ना हो कि सर तुमने ये बोला था पर ये हो गया, तुमने ये वादा किया था, जो वादा किया सर वो निभाना पड़ेगा, तो ये वादा किया है इसी को मैं निभाऊंगा, इसको लिख लीजिए। गो फॉर इट फास्ट। ओवरऑल कुछ अगर आपको लग रहा है कि सर कुछ करना चाहिए या सही लग रहा है तो एक बार कमेंट करके बोल दीजिएगा। ठीक है सर, बहुत सही है, ऐसे ही चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया, सबको अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मराठी में भी कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, शानदार। याद करने के लिए तो तुम टेंशन मत लो, सब याद हो जाएगा, लोड मत लो, लिखना भी आ जाएगा। जलूली वाली सब चीजें तुम्हें मिल जाएगी, बहुत दलूली दलूली चीजें हैं वो तुम्हें मिल जाएगी, टेंशन ना लो। लिखना हो जाए डन बोल देना। याद करने के लिए 30 साल का टाइम दो, ऐसा क्या याद करना है बेटा स्नेहल तुम्हें, हैं? कैसे कैसे क्वेरी आ रहे हैं, फास्ट ट्रैक बैच में भी क्वेरी है सर बैच में गाना गाओगे ना। अभी जिंदगी में इसका क्या आंसर दूं मैं? यहाँ कंटेंट को हम कम कर रहे हैं क्योंकि हम पढ़ा पाए, बच्चे पूछ रहे गाना गाओगे क्या? इंडियन आइडल चल रहा है भाई साहब। चल लिखना हो जाए डीन डून डान डीन कर देना। मनोज कुमार यू आर लेट, कोई बात नहीं बेटा, कल से जल्दी आ जाना थोड़ा सा। मनोज सोचेगा आदमी दिख नहीं रहा, आवाज कहां से आ रही है। हाँ ये वाला क्वेरी, ये वाला क्वेरी जो मनोज कुमार भाई साहब ने बोला है। मनोज कुमार भाई साहब तुम्हारा जो भी कहना है वो सराखों पे, पर ये फास्ट ट्रैक बैच है,
ठीक है, अगर तुम लेट होते हो जिंदगी में तो तुम लेट होते हो, ठीक है। फास्ट ट्रैक बैच में हम स्टार्टिंग से सब कुछ वापस नहीं बता सकते, रेगुलर बैच में भी नहीं बता सकते। कृपया आपको इसको बैकअप लेक्चर में ही देखना पड़ेगा। तुम अगर लेट हो रहे हो तो कृपया ये रिक्वेस्ट ना कीजिएगा, सर मैं ना थोड़ा लेट हो गया, वो बाबू सोना पिकाचू के साथ लगा था, उसने मेरे को छोड़ा ही नहीं, मैंने तो बहुत बोला छोड़ दे बाबू अब तो छोड़ दे, उसने मेरे को छोड़ा ही नहीं। सर वापस से एक बार बता दो स्टार्टिंग से तुमने क्या बताया है हमको, ठीक है, थोड़ा सा तुम रिवाइज कर दोगे तो हमारा अच्छा हो जाएगा। हम फीस तो भरी है हमने पूरी की पूरी, बताना तो पड़ेगा तुम्हें। तो भैया मनोज कुमार जी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बैकअप लेक्चर रेडी होगा, कृपया उसके साथ में देख लीजिएगा, ठीक है। चलो चलो हो गया, डन एवरीबॉडी। कोई भी बैच में अगर लेट आ रहा है, कोई भी लेक्चर में, लेक्चर 1 से ही शुरू कर रहा हूं, दिस इज अ फास्ट ट्रैक बैच, वी डोंट हैव अ टाइम कि जो हमने ऑलरेडी पढ़ाया है वो वापस से हम रिवाइज करते बैठे किसी भी स्टूडेंट के लिए। ये फास्ट ट्रैक बैच है, 25 लेक्चर से 30 लेक्चर में काम खत्म करना है, तो वैसे ही खत्म होगा, ठीक है। चलो लिखना हो गया सबका, लिखना हो गया, फटाफट डन बोल दीजिए प्लीज। चलो बहुत बढ़िया। एक और चीज जो यहां पे मेरे को मेंशन करनी है, रेगुलर बैच में टीचिंग का जो स्पीड होता है बच्चों, टीचिंग का जो स्पीड होता है वो थोड़ा स्लो होता है। हम स्लो मीडियम स्पीड के ऊपर रेगुलर बैच पढ़ते हैं। फास्ट ट्रैक के लिए मैं ऑलरेडी बोल दूं, क्योंकि आपको पूरे 25-30 लेक्चर अलर्ट रहना है, इसलिए ही स्टार्टिंग से बोल दूं, फास्ट ट्रैक बैच में हमको स्पीड रखना पड़ता है मीडियम से लेके सेमी फास्ट। फुल फास्ट में हम कहीं नहीं जाते। फुल फास्ट ये सिर्फ हम वनडे रिवीजन के फॉर्म में ही पढ़ाते हैं। फुल फास्ट बैच कि भैया एक बार शुरू हो गए, जो मोटार शुरू कर दी गाट 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 गाट, वो सिर्फ वनडे रिवीजन में होता है। वो गाड़ी शुरू हुई कि वो रुकती ही नहीं है। पर फास्ट ट्रैक में हम मीडियम स्पीड रखते हैं नॉर्मली, और सेमी फास्ट तक के बढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा फास्ट भी हम नहीं लेके जाते, कभी भी नहीं, नॉर्मल फास्ट भी नहीं लेके जाते। तो ये चीज को भी आपने याद रखना। एक बार बुक्स नोट डाउन कर लो कि आपको कौन कौन सी बुक्स यहां पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कृपया आ जाइए। बुक्स यूट्यूब पे कोई बच्चा अगर इस लेक्चर को डेमो लेक्चर करके देख रहा होगा ना, उसका दिमाग खराब हो गया होगा, बोले मास्टर ने पहला 45 मिनट सिर्फ एक ही चीज बताई, वो भी इंस्ट्रक्शन, ठीक है। पढ़ेंगे कैसे? 45 मिनट इंस्ट्रक्शन मास्टर बताएगा तो पढ़ेंगे कब? बेटा बाद में तुम अच्छे से पढ़ पाओ, इसीलिए अभी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। मेरे को मालूम है ये सब प्रॉब्लम बाद में आएंगे, बाद में सब लोग चिल्लाएंगे ये प्रॉब्लम लेके, सर तुमने ये तो बताया नहीं, सर तुमने वो तो बताया नहीं, सर टन बताओ सर फटाफट। तो अभी बोल दूं भैया, बुक्स को आप डिवाइड करो 2-3 पार्ट्स में। पहला पार्ट है रेगुलर मॉड्यूल्स, दूसरा पार्ट है क्वेश्चन एंड आंसर्स, तीसरा पार्ट है रिवीजन, ठीक है। रेगुलर मॉड्यूल में आपको 2 मॉड्यूल्स मिल रहे हैं। एक कंपनीज एक्ट वाला मॉड्यूल 148 सेक्शन वाला, ये टोटली कलरफुल मॉड्यूल है, पूरा सतरंगी मॉड्यूल है। और एक आपको अदर लॉ का मॉड्यूल मिलेगा रेगुलर वाला, ठीक है, 4 टॉपिक्स का, ये भी टोटली कलरफुल मॉड्यूल है। क्वेश्चन बैंक तुमको मिलेगा ब्लैक एंड व्हाइट वाला। कृपया कोई मुझे ये ना बोले सर क्वेश्चन बैंक तुमने क्यों कलरफुल नहीं दिया, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में कलर डाल के भी जिंदगी में क्या फायदा, वहां क्वेश्चन है और आंसर है, आपका क्वेश्चन का कलर अलग और आंसर का कलर अलग दूं, ऐसे सवाल ना करते, ठीक है। सो क्वेश्चन बैंक आपको ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगा। ये कंबाइन है कंपनीज एक्ट एज वेल एज अदर लॉज, दोनों का मिलके क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। उसके बाद में रिवीजन के लिए आपको 7 चार्ट्स मिलेंगे। 7 चार्ट्स के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से ये चार्ट्स बनाए गए हैं, ठीक है। इसके एडिशन में आपको हम 2 टेस्ट पेपर्स देंगे। रेगुलर बैच होती तो हम नॉर्मली टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, पर हमारे 25 से 30 लेक्चर है, तो बीच में अगर कुछ ज्यादा छुट्टी वगैरह हो रही है तो मैं टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा स्पेसिफिक। 2 टेस्ट पेपर्स विद द मॉडल आंसर्स हम आपको यहां पे प्रोवाइड करेंगे। मैं क्लास में टेस्ट ले पाऊंगा क्या, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट मैं आपको टेस्ट पेपर प्लस मॉडल आंसर दे दूंगा, ठीक है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। सो अगर आपको खुद को देखना है, खुद को जस्टिफाई करना है, खुद को चेक करना है कि आप प्रॉपरली लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, तो डेली जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तब तो आपको समझ में आ ही जाएगा। बट एडिशनली जब आप टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे और मॉडल आंसर से चेक करोगे
तो इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो ये भी मॉड्यूल्स वगैरह आप लिख के रखिए, तो आपको इतनी चीजें आपके पार्सल के अंदर मिलनी चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा, 7 चार्ट से 4 चांद तो लगाने ही है हमको। चलो डन एवरीबॉडी। अभी लास्ट सवाल पैदा होता है, सर आपके सभी बुक्स और चार्ट्स अमेंडेड है क्या? तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो बुक्स और चार्ट्स अभी आपको डिलीवर हुए हैं बच्चों, ठीक है, मैं पहले ही मेंशन करूं, जो बुक्स और चार्ट्स आपको ये डिलीवर हुए हैं ये ऑलरेडी प्रिंटेड है। ठीक है, और आरटीपी जो है वो अभी अभी रिलीज हुआ है। ठीक है, 10 दिन पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 डेज बैक आपका आरटीपी रिलीज हुआ है। एंड आरटीपी में ही आते हैं अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपके बुक्स और चार्ट्स अमेंडेड नहीं है, कुछ कुछ अमेंडमेंट्स जो कंफर्म थे उसके हिसाब से अमेंडेड है, बट आपका जो अमेंडमेंट्स है वो हम क्लास के अंदर नोट करेंगे स्पेसिफिकली। ठीक है, क्लास के अंदर हम नोट करेंगे, जो भी जहां पे भी अमेंडमेंट हुआ है वो नोट करेंगे, एंड उसका सेपरेट शीट, उस सेक्शन का सेपरेट शीट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सेपरेट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ फॉर्म में, हो सका तो फिजिकल फॉर्म पर, अगर आप ये आपको पहुंच चुका है ऑलरेडी पार्सल, तो पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। वो हार्डली 10-20 पेजेस का एक होगा, वो प्रिंट करवा लेना सिर्फ। ठीक है, जिससे ये अमेंडमेंट नोट्स, मतलब हम ये जो क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, आप इतनी चीजें कर लो तो ये क्लास आपका टोटली अमेंडेड है फॉर नवंबर 21। बुक्स ऑफ वगैरह सभी प्रिंटेड थे और 10 दिन पहले ही आरटीपी रिलीज हुआ। अब 10 दिन पहले जब आरटीपी रिलीज होता है तो ऐसे सिचुएशन में बुक्स तो हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम क्लास के अंदर सभी अमेंडमेंट्स आपको बताएंगे, साथ में एक सेपरेट आपको शीट प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ के अंदर, जो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं पे भी प्रिंट कर सकते हो और उसको साथ में लेके बैठ सकते हो। ठीक है, पर बैच आपका ये टोटली अमेंडेड रहेगा फॉर नवंबर 21 एग्जाम। अब आरटीपी का भी रिलीज डेट देखना, ये पिछले 10 दिन का ही रिलीज डेट है आरटीपी का। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी 23 वगैरह तारीख को आरटीपी रिलीज हुआ है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। जो May 20 के लिए इन फास्ट ट्रैक लेक्चर्स को देख रहा है, आपको भी ये अमेंड करके मिलेंगे। May 22 के लिए जो देख रहा है, आपको ये अमेंडेड मिलेंगे लेक्चर्स May 22 की आरटीपी रिलीज होने के 10-15 दिन बाद। ठीक है, तो उस वक्त आपको अमेंडेड मिलेंगे। अगर आपने उसके पहले देखा है तो आप अमेंडमेंट लेक्चर्स यूट्यूब पे देख सकते हो सेपरेटली। ठीक है, May 22 वाले, ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। नवंबर 22 वालों, तुमको ये रिकमेंडेड नहीं है लेक्चर्स तुम देखो, बट अगर फिर भी तुम देख रहे हो तो फिर भी तुमको ये लेक्चर्स के लिए May 22 और नवंबर 22 के अमेंडमेंट सेपरेटली देखने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आया? तो मुझे जितने इंस्ट्रक्शंस देने थे आज मैंने वो पूरे दे दिए। हर इंस्ट्रक्शन मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है आपको कि किस तरीके से आपको समझना है और किस तरीके से बैच जाएगा। इन सभी इंस्ट्रक्शन को कृपया हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है फॉलो कीजिएगा, आपकी बैच बहुत स्मूथली जाएगी, आपको तकलीफ कम होगी, आपके एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली कम रहेंगे तो आपको तकलीफ ऑटोमेटिकली कम रहेगी। आप सिर्फ इसके एक्सपेक्टेशन रखो कि पढ़ाया अच्छे से जाए, एंड एट द सेम टाइम
पढ़ाया अच्छे से जाए एंड एट द सेम टाइम आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। जैसे मैं यहां पे बोलता हूं, यहां मीडियम से लेकर सेमी फास्ट स्पीड रहेगा, बट मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको 2000 टका रहेगा, 2000, 5000, 50,000 टका रहेगा, ठीक है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी की पूरी जिम्मेदारी मेरी, ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। एक और सवाल आ रहा है सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए, वो भी मैं यहां पे बोल दूं। आप एक ही बार लेक्चर इंस्टॉल करो, पहले 3 लेक्चर यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम है, तो ये लैपटॉप पहले 3-4 लेक्चर यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम है, 4 या चलो 5 लेक्चर यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम लेंगे हम। तो अगर आप चाहो तो मोबाइल या लैपटॉप कहीं पे भी देख लो 5 लेक्चर, पर 5 लेक्चर के बीच में अगले 5 दिन में आप ये डिसाइड कर लो कि आप लेक्चर काय के ऊपर देखने वाले हो कंपल्सरीली, और एक ही जगह इंस्टॉल करो। मैं इस चीज को कंपल्सरीली मेंशन करना चाहूंगा सबको। अगर आप बीच में लेक्चर शिफ्ट करने की बात करते हो मोबाइल से लेकर लैपटॉप या लैपटॉप से लेकर मोबाइल या किसी भी दूसरे डिवाइस पे, लैपटॉप टू लैपटॉप, तो हम ये कर नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूं, सॉफ्टवेयर कंपनी इसके लिए पैसा चार्ज करती है और तगड़ा चार्ज करती है, क्योंकि उनको मालूम है स्टूडेंट की नीड होती है। फिर स्टूडेंट हमको गालियां देते हैं, तुम कितना पैसा लेते हो? अबे मैं नहीं लेता, वो सॉफ्टवेयर कंपनी लेती है हजार रुपए एक की का। तो अगर तुमको शिफ्ट भी करने हैं तो भी उनको पैसा देना पड़ता है। हमारी इस बिल निकलते जिंदगी के अंदर लाखों के, अब मैं हम क्या करें लाइफ में। तो ये चीज को याद रखना, 5 दिन सोचने का समय लो, किसी एक डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल करो जो बाद में आप कभी 6 महीने तक चेंज ना करो। ये मेरा आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। अच्छा, वाव प्लेयर के ऊपर लाइव स्ट्रीम वगैरह कैसा होगा ये आपको सब समझा देंगे। लास्ट जो 5वां लेक्चर रहेगा लाइव स्ट्रीम का यूट्यूब का, उसके अंदर हम आपको समझा देंगे। 5th, उसके पहले किसी ने मत पूछना, 5th लेक्चर में मैं समझा दूंगा वाव प्लेयर के ऊपर लाइव स्ट्रीम किस तरीके से होगा और आप किस तरीके से लेक्चर्स को देख सकते हो। चलो, यहां तक समझ में आया? और कोई क्वेरी है तो कृपया पूछ लो। कैन समवन ज्वाइन दिस बैच फॉर CIPCC कंपनी लॉ? बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है बेटा। जितने उसको CIPC के लिए ओल्ड सिलेबस के लिए टॉपिक अवेलेबल है उन सबके लिए ज्वाइन कर सकता है। साथ में पेमेंट ऑफ बोनस ग्रेटुटी जो एडिशनल टॉपिक है उसके लेक्चर मेरे यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है। पर इस चीज में हम बुक्स या फीस के अंदर कोई भी डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करेंगे, वो सेम ही इंटरमीडिएट के जो बुक्स और फीस है वही उसको अप्लीकेबल होगा, ठीक है। ठीक है, और कोई दिक्कत है कृपया किसी को बता दीजिए प्लीज। ओके, सो आई एम वेरी क्लियर विद द इंस्ट्रक्शंस। अब हम जाते हैं कंटेंट लेक्चर के ऊपर, ठीक है। मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए। आज का लेक्चर है आपका बेसिक्स ऑफ लॉ का, ठीक है। पानी वानी पी लीजिए, मुंडी मुंडी झटके स्ट्रेट बैठिए, एकदम सूट अप हो जाइए। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द लेक्चर, लेट्स गो। लेट्स गो। अब पहली बात तो मैं आपको यह मेंशन कर दूं, आज का आपका लेक्चर है बेसिक्स का लेक्चर। बहुत सारे बच्चे सीए फाइनल लॉ तक पहुंच जाते हैं, सीए भी बन जाते हैं, पर उनको पता ही नहीं रहता कि लॉ क्या है, लॉ बनता कैसा है, लॉ कहां से आता है, कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जिसके ऊपर लॉ डिपेंड होता है, ये कोई भी एलिमेंट उनको आइडिया नहीं होती। तो आज सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स देखेंगे। सभी बेसिक्स हम देखेंगे, मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा यहां पे। बेसिक्स में से भी कुछ चीजें मैं जानबूझ के करटेल कर रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कुछ बेसिक्स हम यहां पे देखेंगे। जैसे लॉ कैसे प्रिपेयर होता है, लॉ कौन बनाता है, इंडिया में लॉ इंप्लीमेंट करने की सिस्टम क्या है, ऐसे बेसिक्स। लॉ शुरू करने के पहले हमने कितने पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए, लॉ के कितने डिविजन्स होते हैं, ये चीजें आज हम यहां पे देखने वाले हैं। तो कृपया सूट हो जाइए, मुंडी मुंडी झटकना, ध्यान देना, बोलना हे मां शक्ति मां, और बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हुए सुनना। जो भी मैं इंस्ट्रक्शन आपको यहां पे दूंगा वो सभी इंस्ट्रक्शन बहुत दिल लगा के यहां पे सुनना, क्योंकि ये बेसिक्स आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा काम में आएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा काम में आएंगे। ये बेसिक्स आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग देके जाएंगे। बाकी बच्चों को जो लॉ का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है उससे भी कई ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग हम आपको यहां पे देके जाएंगे, ठीक है। कुछ बेसिक्स मुझे एवे ही समझाने पड़ेंगे आपको।
सो कुछ बेसिक्स मुझे आपको यहां पे अभी समझाने पड़ेंगे, उसके बाद में ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ठीक है, लेट्स गो। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना। लेट्स स्टार्ट। अभी अगर मैं बात करूं कि व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ द लॉ, तो यहां पे मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि दुनिया का जो सबसे पहला लॉ है वो बनाया गया था 3000 बीसी में। बीसी मतलब गाली नहीं दे रहा हूं नालायक, अच्छा सोचो, बिफोर क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के पहले के समय को कहा जाता है बीसी, एंड जीसस क्राइस्ट का डेथ होने के बाद में जो डेट है उसे कहा जाता है एडी। हम अभी 2021 एडी में हैं। ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ जीसस हम 2021 एडी में हैं। ये बिफोर क्राइस्ट 3000 बीसी में था। दुनिया का सबसे पहला लॉ एंशियंट इजिप्टिशियन लोगों ने बनाया था, और उन्होंने वो लॉ बनाया था फॉर द पर्पज ऑफ इक्वालिटी एंड इम्पार्शियलिटी। इस लॉ को उन्होंने बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया। डे बाय डे अलग अलग संस्कृति अलग अलग कंट्रीज में तब्दील हो गई, अलग अलग राजा महाराजा अलग अलग कंट्रीज में तब्दील हो गए। आज के डेट में भी आप देख सकते हो कई सारे ऐसे कंट्रीज है जो राजा महाराजा के हिसाब से ही चलते हैं। खास करके जो गल्फ कंट्रीज है उनमें अभी भी प्रिंस, राजा महाराजा, इवन इंग्लैंड में भी क्वीन ऑफ इंग्लैंड, प्रिंस ऑफ इंग्लैंड, इनके कंसेप्ट आज भी तैनात है। इन कंट्रीज ने खुद के लॉज बनाए, और आपके सरप्राइज के लिए मैं आपको मेंशन कर दूं, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अगर कभी किसी ने लिखा है, जितने कंट्रीज है दुनिया में 205 के आसपास कंट्रीज है, जिसमें से यूनाइटेड नेशंस 195 कंट्रीज को मानता है, तो दुनिया के 195 कंट्रीज में से अगर किसी कंट्री का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो है हमारा देश, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर 444 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स है, एंड मोर देन 1,17,000 वर्ड्स है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ऐसी हरकतें हम ही कर सकते हैं। पूरा मतलब दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन चाइना के पास है, पर उनकी कंट्री एज गुड एज कम्युनल है। कम्युनल है मतलब वो किसी और को गिनते ही नहीं। वो चाइनीज के प्रेसिडेंट ने तो इस बार वो अलीबाबा का जो चेयरमैन था, अलीबाबा कंपनी पता है ना, दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल इंडस्ट्री, अभी तो नहीं रहा, अमेजॉन हो गया है, बट अलीबाबा बीच में दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट इंडस्ट्री था, अमेजॉन जैसा। तो उसके जैक मा को उन्होंने उठवा लिया था। इतना जबरदस्त, मतलब इतना रिचेस्ट पर्सन को भी वो उठवा सकते हैं, इतना जबरदस्त उनका कम्युनलिज्म है। हालांकि इंडिया में सर्वधर्म समभाव चलता है, तो हमको ज्यादा लॉज लगते हैं। 444 आर्टिकल्स 12 शेड्यूल्स के साथ में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ऐसी हरकतें हम ही कर सकते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने, और साथ में जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल राइट्स ये लिखे गए थे सर जवाहरलाल नेहरू के फ्रेंड से, गोपाल स्वामी अयंगर की तरफ से। ठीक है, पर जम्मू कश्मीर के वो राइट्स निकाल दिए गए, आर्टिकल नंबर 370 ये अल्टर कर दिया गया पार्लियामेंट की तरफ से, और जम्मू एंड कश्मीर आज के डेट में यूनियन टेरिटोरी के नाम से जाना जाता है। ये तो पिछले साल का हिस्ट्री था, ये तो नियरली सबको ही पता है। अब सवाल उठता है, व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय लॉ? सर व्हाट इज लॉ एंड व्हाई लॉ इज रिक्वायर्ड? हम सर लॉ क्यों पढ़े, क्या जरूरत है? फाउंडेशन में बच्चा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेता है, सेल ऑफ गुड्स पढ़ लेता है, पार्टनरशिप, कंपनीज एक्ट, एलएलपी पढ़ लेता है, इंटर पे आके सब कुछ पढ़ लेता है, और बाद में उसको फिर भी पता नहीं होता फाइनल लेवल पे कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉ। एनीवन ऑफ यू हु कैन टेल मी कि व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ द लॉ? कोई आप में से ऐसा है जो मुझे बोल सकता है कि लॉ का मतलब क्या होता है? एनीवन प्लीज बताइए, आई एम वेटिंग। रूल्स एंड रेगुलेशंस बोल रहा है ओंकार विचारे। रोहित अग्रवाल बोल रहा है सिचुएशन नीड्स द लॉ। मतलब रोहित अग्रवाल में मेरा डेमो लेक्चर कंफर्म देखा है, पहला वाला बिल्कुल। रूल्स दैट हेल्प रेगुलेट द सोसाइटी। ओके, सो जब मैं आपको ये बोलता हूं व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय लॉ, तो मैं मेरे क्वेश्चन को थोड़ा और क्लियर कर दूं। जब बच्चों में आपको ये पूछता हूं या कोई भी सवाल पूछता हूं, तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय लॉ, मतलब लॉ क्यों बनाया गया? मैं आपको डिसीज पूछ रहा हूं, मैं आपको डिसीज पूछ रहा हूं, मैं आपको ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा, ना ही मैं आपको सिम्टम पूछ रहा हूं, मैं आपको पूछ रहा हूं डिसीज क्या है जिस वजह से लॉ बनाया गया। आप जो बोल रहे हो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, ठीक है, आप ये जो बोल रहे हो कि भैया सर रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से सोसाइटी चलनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी डिमांड कर रही है, तो भाई साहब रूल्स एंड रेगुलेशन ये ट्रीटमेंट हुआ। रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना ये डिसीज नहीं है। मैं पूछ रहा हूं डिसीज क्या है? भैया रूल्स एंड रेगुलेशन ये रेमडेसिविर है, कोरोना के लिए लगने वाला रेमडेसिविर है। मैं आपको पूछ रहा हूं कोरोना क्या है?
सर क्या बताओ कोरोना क्या है, जिंदगी के 2 साल निपट गए, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, और अभी तुम पूछ रहे हो कोरोना क्या है। सर मेरे को लेक्चर नहीं करना है, ये टीचर बेकार है, ये कोरोना वोरोना पूछता है। नहीं ठीक है, सेंटी ना हो, मालूम है मैंने भी सेम ही सिचुएशन से हम गए हैं, ठीक है। हमको तो कितना दर्द है, हम फेस टू फेस बैच में पढ़ा रहे थे बच्चों को, बच्चे सामने हंस खेल रहे थे, अभी हम लाइव स्ट्रीम में पढ़ा रहे हैं जिसमें हमको सिर्फ कैमरा की तरफ देख के पढ़ाना पड़ रहा है लाइफ में। मतलब हमारी जिंदगी कितनी झंडुगी होगी सोचो। चलो वो दुख अलग है, फिलहाल मुझे बताओ डिसीज क्या है जिसकी वजह से लॉ बनाना पड़ा। ऐसा क्या डिसीज है जिस वजह से लॉ बनाना पड़ा? एनीवन? सर सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। क्या ऐसी सिचुएशन आ गई जो लॉ बनाना पड़ा? जो ये बोल रहे हैं ना, जितने भी लोग बोल रहे हैं ना सर सिचुएशन डिमांड्स द लॉ, सिचुएशन डिमांड्स द लॉ, ये सब मेरा डेमो लेक्चर देख के आए हैं। मेरे को मालूम है नालायक लोगों, तुम किधर ना किधर से तो डेमो लेक्चर देख के आए होंगे, मेरे को मालूम है। चलो मैं आपको समझाता हूं, अब तुमने डेमो लेक्चर भी देखा होगा तो भी फटाफट फटाफट इसको निपटाते। देखो बच्चों, हम स्टोन एज में भी रहा करते थे। स्टोन एज मतलब पत्थरों का जमाना, पत्थर वत्थर तोड़ के मारते थे, पत्थर वत्थर तोड़ के हथियार बनाते थे, पत्थर तोड़ के खून करते, पत्थर वत्थर तोड़ के खाते थे। अब मतलब पत्थर तोड़ के नहीं खाते थे, खाते कुछ और थे, अरे छोड़ो। हम पत्थर के जमाने में रहते थे, पत्थरों के जमाने में हम भागते थे, कूदते थे, खेलते थे। पर आप सोचो पत्थरों के जमाने से आज तक के भागने और चलने के लिए कोई लॉ नहीं आया। कैन यू इमेजिन? ऐसा आज तक कभी लॉ देखा है कि नहीं आदमी जब सवेरे उठेगा और जब वो बेड से नीचे उतरेगा तो उसने सबसे पहले राइट पैर ही सामने लगना चाहिए क्योंकि वो शुभ होता है? ऐसा कोई लॉ है इंडिया में? नहीं। या घर से बाहर निकलते वक्त उसने सिर्फ लेफ्ट पैर ही डालना चाहिए क्योंकि वो शुभ होता है? ऐसा कोई लॉ है? नहीं। या लैट्रिन जाते वक्त, नहीं छोड़ दो लैट्रिन की बात नहीं। सो क्या ऐसा कोई लॉ है? नहीं। हम कितने तो भी सालों से, लाखों सालों से हम चलते आए हैं, लाखों सालों से हम चलते आए हैं, बट चलने के लिए कोई लॉ नहीं है। लाखों सालों से हम ब्रश करते आए हैं, ब्रश करने के लिए लॉ नहीं है। लाखों सालों से हम नहाते आए हैं, अगर तुम नहाते होंगे तो लाखों सालों से नहाते आए, पर उसके लिए कोई लॉ नहीं है। लाखों सालों से हम नहीं, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, लाखों सालों से हम और भी चीजें करते आए हैं, पर उसके लिए कोई भी लॉ नहीं है। सो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको यहां पे बोलूं तो डेली लाइफ की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते आए हैं, पर उसके लिए कोई लॉ नहीं दिया गया है। बट हमने चलने फिरने भागने में गाड़ियों का इजाद कर दिया, व्हीकल्स का इजाद कर दिया, और हम व्हीकल तो कैसे भी चलाना शुरू करते थे। व्हीकल हाथ में मिली नहीं कि हम ब्रूम, तुम यंग एज वाले हो, तुम्हारे अंदर गर्म खून दौड़ रहा है, खुद को कभी गाड़ी के ऊपर देखना जिंदगी के अंदर पे ऐसे सीट के नीचे गाड़ी आई नहीं होगी कि आदमी उसमें भी केटीएम रही तो भाई साहब, केटीएम और डीएसएलआर वालों ने तो दुनिया को लूट के रखा है, आधी लड़कियां तो इनके ऊपर ही फिदा है। सो अगर तुम्हारे पास समझो कोई केटीएम है, केटीएम ड्रंग ड्रंग ड्रंग, केटीएम वही बाइक जिसके अंदर पीछे बैठने वाला बंदा पहली मंजिल के ऊपर होता है, वही बाइक जिसके अंदर पीछे जो बैठता है वो पहली मंजिल पे होता है। तुम ग्राउंड फ्लोर पे बैठ के गाड़ी चलाते हो, वो पहली मंजिल के ऊपर रहता है, ठीक है, वो ऊपर से सब देखते रहता है फर्स्ट मंजिल से कि दुनिया कैसी चल रही है, ठीक है। तो उसी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सो जब तुम ड्रीम ड्रूम 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 केटीएम गाड़ी चलाते हो तो हर सिटी में ना एक हरियाली वाली गली रहती है। हरियाली वाली गली पता है ना, कि जहां से तुम बाइक एकदम स्लो चलाते हो, तुम्हारे पास गाड़ी अच्छी है, चलाते बहुत स्लो हो, पर तुम एक्सीलरेटर फुल मारते हो, भ्रुम भ्रुम कि सब लोग आपकी बाइक देखे, ठीक है। वो वाली गली। पूना में एक ऐसा रोड है एफसी रोड, एफसी रोड, जहां आजू बाजू में बहुत हरियाली है। हरियाली तो समझ गए होंगे तुम, हाँ उतने समझदार हो तुम, है ना। तब आजकल लड़के तो लड़के, लड़कियां भी इसमें माहिर हो चुकी है ना। तो जब तुम हरियाली वाली गली से जाते हो और तुम करते हो ब्रुम, तो सामने वाला पर्सन तुम्हें टर्न होके देखे, तो ऐसी हरकतों की वजह से लॉ लाना पड़ता है भाई साहब। देखो जब तुम गाड़ी चलाना शुरू कर दिए जिंदगी में और तुम्हें ऐसे कोई नजारे देख गए, तुम गाड़ी चला रही हो, अरे बाप रे ये मस्त है, लेकिन दूसरा नजर ओ माय गॉड दिस इज सो ऑसम, लेकिन तीसरा नजर ओ माय गॉड सब मैं क्या बोलूं, मेरी लाइफ तो यही पे खत्म हो जाएगी, है ना। और जब तुम हरियाली वाली जैसे ऐसे नजारे देखना शुरू करते हो, तब जाके भाई साहब तुम्हारा केटीएम वाले नालायक बच्चों का होता है क्या, एक्सीडेंट। केटीएम वाले, क्योंकि यहां से तो तुम भ्रम करके करते हो, उधर से एक प्यारी से स्माइल देते हैं, ऐसी वाली स्माइल मिलती है ना वहां से, तो तुम जाके गाड़ी ठोक देते हो, वहां जाके होता है ट्रैफिक जाम। और जब आप गाड़ी ठोक देते हो और जब आपका ट्रैफिक जाम होता है, जो तुम बहुत गुर के देख रहे थे ना, तुमको वापस कंसेप्ट पे लाने के लिए, ठीक है, कंसेप्ट पे आओ, कंसेप्ट पे आओ। तो जो तुम ऐसी हरकतें करते हो ना, तुम ऐसे केटीएम और डीएसएलआर वाले लड़कों के वजह से बनाना पड़ा भाई साहब हमको लॉ। ये एक्सीडेंट से बंदा आईसीयू में एडमिट होता है, मेडिकल का खर्चा लगता है, खुद को तो लगता है, सामने वाले को भी लगता है, इंश्योरेंस कंपनी के पैसे लगते हैं। ये ट्रैफिक जाम से लोगों का समय बर्बाद होता है, और तुम्हारे ऐसी हरकतों की वजह से फिर लाना पड़ा इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988।
जिसके अंदर अलग अलग सिग्नल्स बनाने पड़े, रोड साइंस बनाने पड़े, जिसके अंदर बताना पड़ा भैया ये स्ट्रेट टर्न है, ये वन वे है, ये टू है, ये थ्री वे है, ये फोर वे है, ये ऊपर नीचे से आड़ा टेढ़ा वे है, ये मेट्रो वे है। इसके अंदर सिग्नल डिफाइन किए जाते हैं। अरे सिग्नल्स का तो मैं क्या, मेरे पास अल्फाज नहीं है सिग्नल बोलने के लिए इंडियन लोगों के लिए। अरे क्या बताऊं मैं तुमको सिग्नल का। बाहर के देशों में सिग्नल का मतलब क्या होता है? ग्रीन मतलब गो, ऑरेंज या येलो मतलब स्टॉप, रेड मतलब फुल स्टॉप। बराबर है। इंडिया में सिग्नल्स का मतलब ही बेकार है। ग्रीन मतलब गो, ऑरेंज मतलब येलो मतलब गो फास्ट। ऑरेंज येलो दिख रहा है, वो भी बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, भगा 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 भगा। एंड रेड मतलब इफ देयर इज नो मामू, मामू नहीं है, अरे मामू नहीं है, लेट्स गो। ये मतलब होता है हमारे लिए सिग्नल्स का। तो तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से बनाया गया है इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट। इसलिए इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट बोलता है कि भाई जाने वाले लेफ्ट साइड से गाड़ी चलाएंगे, आने वाले राइट साइड से गाड़ी चलाएंगे, दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं होंगे। आपको शायद नहीं पता, जाने वाले ने लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड से गाड़ी चलाया ना अगर, और एक्सीडेंट हो गया तो उसको एक्सीडेंट का कंपेंसेशन नहीं मिलता, ना ही वो केस फाइल कर सकता है। ये लिखा गया है इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। सो भाई साहब, लॉ की क्या जरूरत है? लॉ की जरूरत है। लॉ इज नॉट मेड फॉर प्रिपरेशन सेक। सिर्फ बनाने के लिए लॉ नहीं बनाया है। द सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। सिचुएशन लॉ को डिमांड करती है। सिचुएशन बोलती है कि इस सिचुएशन में लोगों को डैमेज हो रहा है। जब लोगों का एक्सीडेंट होना शुरू हुआ तो लॉ आया, जब लोगों का समय बर्बाद होना शुरू हुआ तो लॉ आया। आप सोचो, अगर लोगों का एक्सीडेंट नहीं होता, लोगों का समय बर्बाद नहीं होता, जब हम घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी चला रहे थे, जब लोग इधर उधर से कैसे भी गाड़ियां चला रहे थे, तब लॉ नहीं था। पर जब एक्सीडेंट हुआ, डैमेज हुआ, समय बर्बाद हुआ, तो लॉ आया। सो लॉ इज नॉट मेड फॉर प्रिपरेशन सेक। द सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। देयर इज अ हिस्ट्री behind every law. If you read the history thoroughly, it will help you to understand the law better. Following are the few examples of the law which came as a consequence from the history. नीचे दिए गए कुछ एग्जाम्पल्स है जो हिस्ट्री से, मतलब सिचुएशन से लॉ इजाद हुए हैं, उसके एग्जाम्पल है। जैसे आपने शायद भोपाल गैस ट्रेजेडी सुना होगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी, अब वीडियो तो हम दिखा नहीं सकते, फास्ट ट्रैक बैच है। वैसे अगर आपको वीडियो वगैरह देखना है तो आप मेरा एक डेमो लेक्चर 1 वगैरह जहां पे होगा वहां पे देख सकते हो यूट्यूब पे, ठीक है। बट उसमें कोई तथ्य नहीं, फास्ट ट्रैक बैच में हमको कंटेंट पे ध्यान देना है। लेट्स गो। सो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 2-3 दिसंबर 1984 को। 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। और भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 2-3 दिसंबर को, जिसके अंदर रातों रात 3,000 लोग मर गए थे। वहां से लेके आज तक के 8-10 हजार लोग मर गए होंगे। ये नीचे फिगर्स लिखे हैं, 8-10 हजार लोग मर गए होंगे। नियरली 30-40 हजार लोग टेम्पररी डिसेबल हुए हैं, और नियरली 30-40 हजार लोग परमानेंटली डिसेबल हुए हैं, और नियरली 4-5 लाख लोग भोपाल गैस ट्रेजेडी के चपेट में आए थे। 4-5 लाख लोग इसके चपेट में आए थे। मतलब भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ क्या था, तो एक मिथिल आइसोसाइनाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, ठीक है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड नाम की, भोपाल में। उस कंपनी में से मिथिल आइसोसाइनाइड नाम का गैस लीक हो गया। अब साइनाइड या गैस इतना जहरीला होता है कि अगर आपने साइनाइड ऐसे इनहेल किया, या साइनाइड में मैंने एक निडल डुबा के तुमको चुभो दी, तो 2 मिनट के अंदर तुम मर जाओगे। सिर्फ निडल जितना जहर तुमको मारने के लिए काफी है। ये कोबरा के वेनम से भी पॉइजनस होता है। ऐसा गैस भोपाल के लोकेशंस में हवा में फैल गया। इमेजिन, हवा में ये गैस फैल गया, जिन लोगों ने इनहेल किया वो दूसरे दिन सवेरे उठ ही नहीं पाए। रात को गैस लीक हुआ था, 3,000 लोग रातों रात मर गए। अभी तक के 8-10 हजार लोग मर गए, 5 लाख लोग चपेट में आए। 2-3 जनरेशन तक की इसका डिसीज चलता रहा। आप देखो, 2-3 दिसंबर 1984 को हादसा हुआ था, और एक्ट देखना, भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट 1985। मतलब भोपाल गैस ट्रेजेडी सिचुएशन पहले आया और उसके बेसिस पे बाद में एक्ट बनाया। और नाम में भी देखो, ऐसा नहीं बोल रहे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी प्रिवेंशन एक्ट, बोले ट्रेजेडी तो हो गया, अब एटलीस्ट क्लेम्स प्रोसेस कर लो, कंपेंसेशन प्रोसेस कर लो, ये नाम है इसका। दूसरा, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। हुंडा, हुंडा तो मालूम है ना, बारातियों का स्वागत तो पान पराग से ही किया जाएगा। बारातियों को तो हम दहेज में क्या क्या देंगे, मोटरसाइकिल, दुकान, कपड़ा वगैरह सब 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 जिंदगी में देंगे। तो दहेज देना गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। दहेज देना भी नहीं चाहिए, एकदम गलत है। पर ये भी तो गलत है
कि अगर आप लड़की से दहेज नहीं मांग रहे तो लड़कियां ये भी तो सोचती है नहीं मेरे को ना एक रिच हैंडसम बॉय चाहिए, हैंडसम नहीं रहा थोड़ा सा चला लूंगी, रिच तो चाहिए ही चाहिए, मस्त सरकारी नौकरी होनी चाहिए। लॉटरी तो भैया सरकारी नौकरी वालों की लगती है, अपने कोई बिसाद नहीं है उनके। अंबानी भी फीका है, सरकारी नौकरी जिसकी है ना अंबानी भी उसके सामने फीका है। सरकारी नौकरी मतलब गेम ओवर, ठीक है, काम करो ना करो पैसा जबरदस्त आता है, तो ये भी तो गलत है। फिर लड़कियों में लड़कियों भी, अरे यार लड़कियों भी नहीं तो सोचना चाहिए क्या रेखा दे नकामा निकम्मा नाकारा नालायक से आदमी से शादी कर लूं क्या होगा। हम सोचते हैं ना कभी कभी, हम निकम्मे नालायक नाकार, ऐसे कभी मत सोचना जिंदगी में। मेरे बीवी को पता मेरे को फटके पड़ेंगे जिंदगी, नहीं टॉपिक चेंज। ये कि किसी ने कुछ बोला नहीं, किसी ने कुछ तुम मैं मार खाऊंगा, तुम्हारा क्या जाएगा जिंदगी के अंदर। तो ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। नहीं, वुमन मैन इक्वालिटी तो वुमन मैन इक्वालिटी होनी ही चाहिए, वो पढ़ाने में आया भी नहीं वैसे। सो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया है 1961 में। डाउरी क्या 1960 में पैदा हुआ था या डाउरी 1961 में पैदा हुआ था? राजा महाराजा के जमाने से डाउरी चलता आ रहा है। जोधा अकबर मूवी देखा होगा तो उसके अंदर उन्होंने 10 हाथी 50 घोड़े, उसके अंदर उनके ऊपर सोने से लदफद, उसके साथ में जवारे गहीने अशरफिया मोहरे ये सब भेजा था। वो बाहुबली मूवी में भी ये सब भेजा था। तो डाउरी तो भैया सालों से पुश्तों से जन्मों से चलता आ रहा है। एक्ट 1961 में आया, ठीक है। तीसरा लॉ लेते हैं, थर्ड लॉ, ठीक है। थर्ड लॉ प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी। ये आदमी को तुमने देखा ही होगा, अजमल कसाब, फांसी की सजा सुनाई गई थी, मुंबई अटैक किया था इसने 26/11 वाला अजमल कसाब, देखा होगा ना तुमने, हाँ ना। इसको जब फांसी दे रहे थे तो कुछ लोग खड़े हो गए थे, नहीं हम ये ह्यूमन है, हम ह्यूमन राइट्स वाले हैं तो इसको फांसी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। मेरी तो इच्छा हो गई थी कि इसके साथ में उनको भी लटका दो, फसादी खत्म, जड़ी ही खत्म, टेंशन का प्रॉब्लम ही खत्म। इसको क्यों फांसी ना देवे? 200-300 लोगों को इसको ना मौत के घाट उतार दिया गया, इसको कौन सा ह्यूमन राइट जिंदगी के अंदर? इनह्यूमन एनिमल वाला आदमी है वो। अच्छा ये पोस्टर तो है, ये भी पोस्टर तुमने देखा होगा, संजू बाबा वाला पोस्टर देखा होगा ना। अब संजू बाबा पोस्टर के अंदर तुमको इतनी अच्छी चीजें बोली गई, 305 तक के तो याद है, उसके बाद में 350 कंसिडर कर लो, ये भी तुमने सुना होगा, ठीक है। संजू बाबा में अंदर संजू जी को इतना ऐसा मतलब इनोसेंट दिखाया गया जिंदगी में कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। सिर्फ घर से एक AK-47 बरामद हुई थी। जब उनसे पूछा गया AK-47 क्यों बरामद हुई थी तो उन्होंने बोला सेफ्टी के लिए रखी थी मैंने। सेफ्टी के लिए AK-47 सेफ्टी के लिए? अबे सेफ्टी के लिए लोग लाइसेंस रिवॉल्वर रखते हैं, लाइसेंस रिवॉल्वर, ठीक है। AK-47 नहीं लगता सेफ्टी के लिए, कोई AK-56 नहीं लगता सेफ्टी के लिए। राइफल कौन लगता है? कल मैंने घर के अंदर 4-5 ग्रेनेड रखे, एक मिसाइल रखा, अग्नि पृथ्वी वायु मेरे घर के 4 कंपाउंड वॉल के ऊपर 4 कॉर्नर में लगा दी और मैं बोली मेरी सेफ्टी का काम है। मैंने 3-4 न्यूक्लियर बॉम्ब भी रख लिए घर के, मेरी सेफ्टी हो क्या? मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं। तो ये कंटेंशन ही गलत था। अब संजू बाबा को तो ये प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी में सजा नहीं हुई, उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशंस एक्ट के अंदर सजा की गई। अब इतना बड़ा आदमी है, कहीं ना कहीं तो छूट ही जाएगा जिंदगी के अंदर, ठीक है। बट क्या टेररिज्म इंडिया में पहले नहीं था? क्या इंडिया में टेररिज्म 2002 में आया? नहीं। 1993 में टेररिज्म का ब्लास्ट हुआ था, 2000 में टेररिज्म का ब्लास्ट हुआ, 2001 में। ये 2002 में इन्होंने लॉ क्यों बनाया प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म? पता है इंडिया में टेररिज्म ये एक्ट के पहले, द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के पहले एक लॉ था जिसका नाम था टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट। ये ऐसे ही चल रहा था। इसमें 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, पब्लिक ने गवर्नमेंट को बोला, पार्लियामेंट वालों को बोला अबे वो 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, अब तो लॉ बनाओ, कोई अच्छा लॉ बनाओ। पार्लियामेंट बोले हाँ सोच रहे, ठीक है करेंगे। फिर उसके बाद में 1997 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, अबे अब तो बना दो, डेली 2-3 बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे, अब तो बना दो। फिर देखेंगे करेंगे, टेंशन ना लो। फिर 2000 में अबे अब तो बना दो, जिंदगी झंड हो रही है, यहाँ पे लोग मर जा रहे हैं, 400-500 लोग निपट जा रहे हैं एक बॉम्ब ब्लास्ट में, अब तो बना दो। कर लेंगे। 2000 तक के इन्होंने लॉ नहीं बनाया पार्लियामेंट वालों में। 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, इनके बाजू में बम फटा, ये इधर बैठते थे, इधर बम फटा, बराम। जैसे इनको बम फटा, इधर इनकी फटके हाथ में आ गई, अरे बोले यहां तक पहुंच गए, पार्लियामेंट तक पहुंच गए, यही बम फोड़ दिया, अब तो कुछ बनाना पड़ेगा, अब तो कुछ बनाना पड़ेगा। 2001 में पार्लियामेंट के अटैक के फ्रस्ट्रेशन में 2002 में इन्होंने लॉ बनाया इमीडिएटली। मतलब हम साले 1993 से मर रहे थे, 1997 मरे, 2000 में मरे, हम मरे, हमारी जिंदगी नहीं है। टाडा कुत्ता टॉमिन, सादा कुत्ता कुत्ता है, ढिंग चिक, टाडा कुत्ता टॉमिन, सादा कुत्ता, हमारी जिंदगी नहीं है, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। तो इन्होंने भाई साहब कोई लॉ नहीं बनाया जिंदगी के अंदर, ठीक है। और जब 2001 में पार्लियामेंट के नीचे साइड में बम फटा, इनके नीचे बम फटा, तो इनकी फटके हाथ में आई
अरे बाप रे अब तो लॉ बनाना पड़ता बोले, तो इन्होंने 2002 में बनाया प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ऐसी तो इनकी हरकतें हैं, समझ में आ रहा है सबको। बट सिचुएशन डिमांड्स द लॉ, ये भी सिचुएशन है। जब लोग मर रहे थे तब पार्लियामेंट को फर्क नहीं पड़ रहा था, जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ तो पार्लियामेंट को फर्क पड़ा, ये भी तो सिचुएशन है। इस सिचुएशन के ऊपर उन्होंने बनाया प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी 2002। ये चीज को आपने याद रखना। सो मैं चाहूंगा सबसे पहला सेंटेंस आप फटाफट फटाफट लिख के रखिए, जो बहुत काम का है, समझ में आएगा मुझे जरूर बोलना। ये सेंटेंस आप लिख के रखिए और फिर इसके नीचे 2-3 एक्ट के हम नाम लिख के रखेंगे। गो फॉर इट फास्ट। चलो ये सेंटेंस लिखना हो गया। डान डीन डून डान। इसके बाद में सिर्फ नाम लिख लीजिए, आपको पूरा थ्योरी नहीं लिखना है, सिर्फ ऊपर का नाम लिख लीजिए, भोपाल गैस वाला। नाम लिख लिया, देख लो एक बार, नाम पढ़ लो। नेक्स्ट नाम। थर्ड नेम। सिर्फ नाम लिखना है। श्योर, डन। नाम लिख लिया सबने, बहुत बढ़िया, शानदार, तूफान, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब मैं बढ़ रहा हूं आगे, मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए। सो अब दूसरा सवाल पैदा होता है, सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड। ऐसे कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर लॉ डिपेंड करता है, ऐसे कौन सी चीज है जिसके ऊपर लॉ बनता है, ऐसे कुछ बेसिक पैरामीटर्स है क्या जिसको मद्देनजर रखते हुए लॉ बनाया जाता है? जरूर है। इन सभी लॉज में एक चीज कॉमन थी, अगर आपने ऑब्जर्व किया, और वो चीज जो कॉमन थी वो थी डैमेज। आप इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट ले लो 1988, आप भोपाल गैस ट्रेजेडी एक्ट ले लो, आप डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ले लो 1961, या प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी एक्ट ले लो,
सब में एक चीज कॉमन थी कि इन सभी चीजों से डैमेज जरूर होता है। और लॉ का मेन मकसद, मतलब लॉ में बचा कुछ लिखा हुआ रहे या ना रहे, लॉ में एक चीज हमेशा कंफर्म रहती है, वो है सेफ्टी। वो क्या है बोले एक बार उसे, सेफ्टी। सेफ्टी इज अ प्राइम इंपॉर्टेंस, अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट कोई है लॉ में तो सेफ्टी है। बाकी कुछ रहे ना रहे, सेफ्टी हमेशा रहेगा, क्योंकि लॉ बनाया ही सेफ्टी के लिए जाता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो लोग मर गए उनके घर वालों की सेफ्टी, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में जो गाड़ी चला रहे हैं उनकी सेफ्टी, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट में टेररिस्ट अटैक से जो लोग मर सकते हैं उनकी सेफ्टी, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में लड़की के घर वालों की सेफ्टी, लड़कों के भी। हालांकि हमारे लिए तो ऐसा कोई लॉ भी नहीं है यार कि नो सरकारी नौकरी लॉ, ठीक है कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, सह लेंगे थोड़ा, ठीक है। ये चीज को याद रखना। तो सबसे प्राइमरी चीज है सेफ्टी। हर लॉ में सेफ्टी होता ही है, तो मानो ना मानो लॉ बनाया ही सेफ्टी के लिए जाता है, दूसरा कोई रीजन नहीं है लॉ बनाने का। अगर लॉ में सेफ्टी होगी, सेफ्टी किससे, बॉम्ब ब्लास्ट से सेफ्टी, टेररिज्म एक्टिविटी से सेफ्टी, बॉम्ब वगैरह बनाने से सेफ्टी, बॉम्ब ब्लास्ट करने से सेफ्टी। अगर सेफ्टी होगी तो दूसरी चीज लॉ में दी जाती है, वो है बेनिफिट। वो है बेनिफिट। जैसे अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं, तो अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट सुना होगा, सुना क्या होगा, अभी तो उसकी एग्जाम देने की बारी आ गई है जिंदगी में। इनकम टैक्स एक्ट का सबसे पहला जो पैसा होता है ना, वो इंडियन डिफेंस के लिए दिया जाता है। इंडियन डिफेंस में इनकम टैक्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेस कलेक्ट करती है ना, उसमें से सबसे पहला बजट में अलोकेशन इंडियन डिफेंस को दिया जाता है, क्योंकि हमारी सेफ्टी जरूरी है। आर्मी नेवी एयरफोर्स को स्पेसिफिक बजट अलोकेट होता है, फिर जो बचा हुआ पैसा है वो दिया जाता है बेनिफिट के लिए, जैसे रेलवेज, एयरपोर्ट्स, लैंड्स, मेट्रोज, ठीक है। एक आधे गांव में या एक आधे राज्य में मेट्रो कम बनी तो चलता, 2-4 मेट्रो कम बनी चलता, एक आधे एयरपोर्ट कम खुला चलता, पर इंडियन डिफेंस का पैसा हम कहीं और नहीं देंगे। तो यहां हमको सहूलियत दी जाती है, सुविधा दी जाती है। बेनिफिट इज अ सुविधा, सुलभ सुविधा, सुलभ सुविधा नहीं, आई एम वेरी सॉरी, सुलभ शौचालय नहीं, अरे नहीं, जहां सोच वहां शौचालय नहीं, तुम सही सोचो जिंदगी में, तुम बड़े नालायक लोग हो, इमीडिएट टेलीपैथी आती है। सुलभ सुविधा मतलब बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट हमको दे सकती है, या कोई भी एक्ट में सबसे पहले जब सेफ्टी होता है उसके बाद में हमको बेनिफिट दिया ही जाता है। सेफ्टी और बेनिफिट का एक और बेस्ट एग्जांपल तो फायर फाइटर्स ये नॉर्मली आपको सेफ्टी प्रोवाइड करते ही है। कहीं पे भी आग लगती है, दुकान में लगती है तो भी बुझाते हैं, घर में लगती है तो भी बुझाते हैं, दिल में लगती है तो भी बुझाते हैं। दिल में लगी हुई आग नहीं बुझा सकते, तुम ही बुझा लेते हो कैसे कैसे करके, ठीक है, मेरे को मालूम है जिंदगी में, है ना। सो कहीं पे भी आग लगे बुझाते हैं। साथ में बेनिफिट देके जाते हैं, जब हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाती है ना, 11 मंजिल से ऊपर जब हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाती है ना, तो यही फायर फाइटर्स होते हैं जो आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह में मदद करते हैं, बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए मदद करते हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ बेनिफिट। हाई राइज बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पक्के करने में मदद करते हैं, आग न लगने पे या आग लगने पे बिल्डिंग को कोई डैमेज ना हो, ये चीज की सुविधा फायर फाइटर्स प्रोवाइड करते हैं। तो सेफ्टी में भी आते हैं, बेनिफिट में भी आते हैं। ये दो चीजें लॉ में लिखी जाती है, ये दो चीजें लॉ में लिखी जाती है। इट इज टू बी रिटन इन द लॉ। ये लॉ में लिखना कंपलसरी है। सेफ्टी भी लिखते हैं, बेनिफिट भी लिखते हैं। फिर दो चीजें लॉ में अज्यूम्ड होती है। सेफ्टी और बेनिफिट के साथ में दो चीजें अज्यूम्ड होती है, जैसे नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। आपको सेफ्टी मिले आपके कॉस्ट पे, आपको बेनिफिट मिले आपके कॉस्ट पे, ये अज्यूम्ड है, ये किसी और के कॉस्ट पे नहीं हो सकता। तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारे कॉस्ट पे, तुम्हारा बेनिफिट तुम्हारे कॉस्ट पे, किसी और के कॉस्ट के ऊपर ये नहीं होगा, ठीक है, ये तुम्हारे ही कॉस्ट पे होगा। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, समझ में इमीडिएटली आ जाएगा, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। बंदा सीए क्यों करता है? कोई भी पर्सन सीए क्यों करता है? क्यों? क्योंकि उसका सपना होता है कि उसका एक छोटा सा बंगला हो, छोटा सा बंगला है ना, एक छोटी सी गाड़ी हो, छोटा सा सी। कोई भी सीए करने वाले लड़के की सिर्फ 3 उम्मीदें होती है, सिर्फ 3, और कुछ नहीं चाहिए उसको जिंदगी से। एक छोटा सा बंगला हो, एक छोटी सी गाड़ी हो, और एक सुंदर सी नौकरी हो। लड़की नहीं बोल रहा हूं मैं, तुम लड़की के ऊपर पहुंच चुके, चल ठीक है, वो भी डिमांड है ही बोलना, बट सुंदर सी नौकरी और लड़की हो, ठीक है। अब समझो तुम सीए बन गए, मैं तुम्हें, आई एम ग्रांटिंग योर विश, प्लीज विश, मैं तुम्हारी विश ग्रांट कर रहा हूं, तथास्तु, कि तुम सीए बन जाओ और सीए बन के करोड़ों में कमाओ, मुझसे भी ज्यादा कमाओ, मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा हूं, मैं तुम्हारी विश ग्रांट कर रहा हूं।
तुम सीए बन गए, तुमने करोड़ों में कमाया, तुमने एक छोटा सा बंगला बनाया 50-60 BHK, 50-60 BHK, छोटा सा बंगला नॉर्मल। एंटीला, अंबानी का एंटीला क्या है, 4,000 करोड़ का बिल्डिंग है, वो फालतू सा बिल्डिंग है, ना स्ट्रक्चर ना देखने में अच्छा लगता है, उसमें बारिश आती है ऊपर से ताड़पत्री लगानी पड़ती है, कोई बिल्डिंग है। हम बनाएंगे 50-60 BHK का, इसी बिल्डिंग बनाएंगे ना कि भैया आईफेल टावर कम दिखेगा उसके सामने। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो तुमने एक मस्त सुंदर सी बिल्डिंग बनाई 50-60 BHK, हर रोज अलग अलग बेडरूम में सोते थे, समझो तुम्हारे शौक, ठीक है। अरे मतलब, अरे आदमी बोर हो जाता है ना यार एक ही जगह पे, तो अलग अलग जगह पे तुम मतलब बोले मैं मेरी जिंदगी जीऊंगा इस हिसाब से। और फिर तुमने एक छोटी सी गाड़ी ली, अब तुमको ड्राइविंग आता नहीं था, तो ड्राइविंग सीखने के लिए सबसे अच्छी कार है नैनो, छोटी सी गाड़ी, छोटी सी, ठीक है, नैनो। तुमने करोड़ों में कमाया पर तुमने नैनो ली, चिली रेड कलर की नैनो ली। जिस दिन तुमने नैनो ली, तुम बोले नैनो मेरी, दिन मेरा, कार मेरी, मैं जैसा चाहूंगा वैसा चलाऊंगा, और तुमने शोरूम फोड़ के कार बाहर निकाली। एक्सीलरेटर पे जो तुमने पैर डाला वो निकालने के, तुमने ऐसे फेविक्विक लगाया था तुम्हारे पैर को, और एक्सीलरेटर पे जो चिपकाया, निकालने का कोई सुविधा ही नहीं। शोरूम फोड़ के गाड़ी बाहर निकाली। नैनो जैसी कार नहीं भैया, चलाना सीखना है, ड्राइविंग सीखना है, नैनो जैसी कार नहीं, कितनी भी ठोको 1.5 लाख का खर्चा, कितनी पूरी कार ठोक दो जिंदगी के अंदर 1.5 लाख का खर्चा। समझ में आ रहा है? उससे महंगी तो जाएगी नहीं, दूसरी नैनो आ जाएगी 1.5 लाख के अंदर, तो हाँ है ना। नैनो ली, तुम फुल स्पीड में चलाना शुरू कर दिए, फुल स्पीड में चला रहे थे, विंडशील्ड डाउन करके रखी थी, मस्त हवा आ रही थी, आहा हा हा हा, लहरा रहे थे तुम्हारे बाल मस्त एकदम, तुम गाड़ी चला रहे थे, झू 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 झू, फुल स्पीड में चला रहे थे, सामने आया रेड सिग्नल। तुम बोले अरे कार मेरी, दिन मेरा, गाड़ी का चिली रेड कलर और सिग्नल का चिली रेड कलर भी मैच करा है, ये सिग्नल फॉलो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैचिंग मैचिंग। तो तुमने सिग्नल तोड़ दिया, सिग्नल तोड़ दिया तुमने बहुत जोर से, और बीच चौराहे पे जाके ठोक दी BMW को। बीच चौराहे पे जाके तुमने ठोक दी BMW को। मतलब इमेजिन BMW 7 सीरीज और तुम्हारी नैनो, BMW 7 सीरीज नैनो आप शाम, ठीक है, तुम्हारी नैनो पूरी BMW 7 सीरीज का बोनेट वोनेट फोड़ के अंदर घुस गई, सिर्फ ड्राइवर बच गया उसका। BMW 7 सीरीज का टायर विथ इट्स एक्सेल आता है 1,75,000 रुपए का, टायर विथ एक्सेल 1,75,000 का आता है सच्ची में, और तुम्हारी नैनो 1.5 लाख की आती है। वो ड्राइवर नीचे उतरा BMW वाला, तुमको बहुत सारी गालियां दी, इधर उधर वाली, ऊपर नीचे वाली, आगे पीछे वाली, उधर की इधर की, सब गालियां दे दी। तुम कार के अंदर ही बैठे रहे, तुमने खिड़कियां बंद कर ली, बोले गाली सुनाई तेरी कोई टेंशन नहीं है मैं जिंदगी में अच्छा हूं। BMW 7 सीरीज वाला बोले बहुत बाहर निकल, तुम निकले ही नहीं, उसने खिड़की फोड़ के तुमको उठा के बाहर निकाला। ये क्या कर दिया? अरे कुछ नहीं, कार मेरी, दिन मेरा, सीखना चला रहा था, चलाना सीख रहा था। वो बोले चलाना सीख रहा था, मेरी गाड़ी को भी ठोकना था। तो ऐसा टारगेट तो नहीं किया था, पर ठुक गई, क्या करे। वो बोले पैसे दे 5 लाख रुपए, 5 लाख निकाल जल्दी। तुम बोले सर नैनो की चाबी रख लो, खुश रहो, बाय, ओके, सी यू, टाटा, फिर मिलते हैं, अभी निकलता हूं मैं। उसने तुमको पकड़ के बम धोया। मुझे एक बात बताओ, कार तुम्हारी, दिन तुम्हारा, हवा तुमको लग रही थी, मजा तुमको आ रहा था, सब माना, पर बीच चौराहे पे तुम्हारे इस सेफ्टी और बेनिफिट का, तुमने सीट बेल्ट लगाया नहीं लगाया तुम्हारी सेफ्टी, तुमने बेनिफिट लिया, हवा लग रही थी, मजा आ रहा था, ड्राइविंग सीख रहे थे, तुम्हारा बेनिफिट था, उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? BMW 7 सीरीज वाले को। तो ये कॉस्ट लग गई भाई साहब, तुमने सिग्नल तोड़ा, ये कॉस्ट लग गई। मतलब अगर सिग्नल ना हो तो कितने लोगों को तुम्हारे बेनिफिट और सेफ्टी के लिए कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ये ना हो इसलिए सेफ्टी और बेनिफिट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। दूसरों के कॉस्ट पे नहीं, तुम्हारे खुद के कॉस्ट के ऊपर होता है कोई दिक्कत नहीं, पर दूसरों के कॉस्ट के ऊपर ही आपको नहीं दिया जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर समझ में आया क्या? मुझे कमेंट करके कृपया बताइएगा, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर समझ में आया क्या? Please, tell me. अच्छा, बहुत अच्छे से क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया। ये 3-4 लोग ही हाँ क्यों बोल रहे हैं? 20-25 लोग ऑनलाइन है, जिंदगी में 3-4 लोग ही हाँ बोल रहे हैं, समझ में आया? बाकी लोगों को समझ में नहीं आया क्या? अच्छा, अब 3 फैक्टर हो गए। एक बार तीनों फैक्टर सब जन कमेंट करेंगे। कंटेंट पहले, कंटेंट हमेशा इंपॉर्टेंट, फन फैक्टर बाद में। सेफ्टी,
बेनिफिट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। तीनों फैक्टर जोर जोर से कमेंट करना सेक्शन के अंदर, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना, तो ही मैं मानूंगा आपको समझ में आया, ठीक है। आई विल वेट, चाहिए तो 1 मिनट। पर जो जीडीपीडी में देख रहे हैं वो भी घर के अंदर तुम अकेले बैठे हो, लैपटॉप लेके बैठे हो, जोर से चिल्लाओ सेफ्टी बेनिफिट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। घर वाले परेशान हो जाने चाहिए, ये क्या कर रहा है, एकदम इसके अंदर कौन सी आत्मा घुस गई। उनको ऐसा लगना चाहिए हमारे बेटे के अंदर एक भयानक आत्मा है, ठीक है। इस तरीके से चिल्लाओ जरा, बोलो जोर से, सेफ्टी बेनिफिट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। उनको समझ में आना चाहिए कि पढ़ाई भी ऐसे की जाती है, ठीक है। चल बहुत बढ़िया, सांडदार जबरदस्त जिंदाबाद। उसके बाद में हर बंदा लिखेगा जिसने कमेंट नहीं किया या जिसने जोर से चिल्लाया नहीं, याद रखना तुम्हारी एक्स तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाएगी। और जब तुम्हारी एक्स तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाएगी, तुम्हारी जिंदगी तुमको मालूम है कैसी होगी, ठीक है। ये और जिनको उनके एक्स से बहुत ज्यादा प्यार होगा, याद रखना तुम्हारी एक्स तुम्हारे वाई के साथ भाग जाएगी या उसके वाई के साथ भाग जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें प्यार होगा तो वाई के साथ भाग जाएगी, अगर तुमने नहीं चिल्लाया नहीं लिखा तो याद रखना, ठीक है। और तुमको तुम्हारे एक्स से बिल्कुल भी प्यार नहीं होगा तो तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाएगी। ये मेरी बद्दुआ है अगर तुम मैं जो दिए गए इंस्ट्रक्शन उनको फॉलो नहीं करते तो। लेट्स गो। सो सेफ्टी बेनिफिट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, तीसरा। एंड द लास्ट वन, अच्छा नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर का एक और एग्जांपल। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर तुम्हें बेनिफिट मिल रहा है किसी से चोरी चकारी करके तो भी गलत है। अगर तुम चोरी करोगे तो पीछे पुलिस पड़ जाएगी, लेडी पुलिस तो पड़ेगी नहीं। हमारे यहाँ के पुलिस पता है कैसे होते हैं, डंडा लेते हैं, पेट बाहर निकला होता है, मारो रे, ठीक है, वैसे वाले होते हैं, तो वो पीछे पड़ जाएंगे, बहुत धोएंगे तुमको, याद रखना, ठीक है। उसके बाद में लास्ट वाला इथिक्स, सेफ्टी बेनिफिट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, और चौथा होता है इथिक्स। व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय इथिक्स? एनीवन कैन टेल मी इथिक्स मतलब क्या होता है? इथिक्स मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? कोई मेरे को यहां बोल रहा है सर हमारी तो एक्स है ही नहीं। तुम्हारी एक्स नहीं है तो किसी और की एक्स तुम्हारे लाइफ में आ जाएगी, वो तो और बुरी बात है तो और बेकार बात है। याद रखना, मेरी बातें जो नहीं सुनेगा ना किसी की एक्स तुम्हारे लाइफ में आ जाएगी। अगर किसी की एक्स है मतलब वो उसकी जिंदगी झंड करके आई है। नाउ इट्स योर टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय इथिक्स? विचार। मनोज कुमार ने लिखा है विचार। इथिक्स का मतलब विचार होता है। ऐश्वर्या बोल रही है प्रिंसिपल्स। किसके प्रिंसिपल बेटा ऐश्वर्या? स्कूल के, कॉलेज के? अच्छा प्रिंसिपले लिखा है, प्रिंसिपाल नहीं लिखा, कोई बात नहीं ऐश्वर्या, बढ़िया। इथिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ बुक्स। बहुत शानदार, मतलब यही सुनना बाकी रह गया था। ये विजय सर का ही डायलॉग है जिंदगी के अंदर। इथिक्स मतलब मॉरल, बहुत बढ़िया, शानदार। अनुशासन, और अब बाप रे मनोज कुमार ने लिखा अनुशासन, परंपरा, प्रतिष्ठा। वो था ना मोहब्बत पिक्चर अमिताभ बच्चन का, ये इंस्टीट्यूशन चलता है परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन के ऊपर। हाँ मेरे को अमिताभ बच्चन की याद आ गई। हाँ मॉरल्स, चलो बहुत बढ़िया। अब तुम तुम्हारे हिसाब से बोल रहे हो सर ये इथिक्स जो है ना सर, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट टू डिफाइन। सर ये सुनने में बहुत आसान है सर, समझने में बहुत आसान है यार, बताने में बहुत तकलीफ है। चलो आपको इथिक्स बताते हैं 2 मिनट के लिए। इथिक्स मतलब क्या होता है बड़े अच्छे से ध्यान देना। फाउंडेशन तुम पास हुए होंगे, सीए फाउंडेशन तुम आए होंगे इंटर पे। फाउंडेशन का तुम्हारा रिजल्ट लगा होगा पॉजिटिव। फाउंडेशन का रिजल्ट लगा था ना पॉजिटिव। और जब तुम्हारा रिजल्ट लगा होगा तुमने एक चीज जरूर की होगी, पार्टी। आया ना? पार्टी तो की होगी फाउंडेशन पास होने के बाद, कि आज तो मैं दुनिया का शेर हूं, फाउंडेशन पास कर लिया। रिलेटिव के सामने डांस भी किया होगा मस्त, क्योंकि रिलेटिव तो 10 बार पूछ लिया होगा ना तुमको जिंदगी के अंदर, कब आ रहा है रिजल्ट, कब आ रहा है रिजल्ट। आया ना? तो तुमने उसके सामने डांस, नेबर के सामने डांस किया होगा। शर्मा जी जो रहते हैं, शर्मा जी, ठीक है, पप्पा के दोस्त शर्मा जी, एक हर पप्पा का एक शर्मा जी दोस्त रहता ही है, जो हमेशा पूछते रहता है जो तुम्हारे बेटे का रिजल्ट क्या है, तुम्हारे बेटे का रिजल्ट क्या है, तुम्हारा बेटा नम्मा, निकम्मा, नाकारा, नालायक है, उसका कुछ रिजल्ट आया, तो उनके सामने भी डांस किए होंगे। तो ऐसा ही एक सुंदर सा डांस तुम कर रहे थे एक पब में। फाउंडेशन का रिजल्ट आया, एक ताकतवर डांस तुम्हारा चल रहा था पब में। जब तुम एक पब में डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, फाउंडेशन का रिजल्ट तुम्हारा लगा था, खुद ही एंजॉय कर रहे थे, अकेले गए थे पब में, अकेला नाचूंगा बोले, तो आजू बाजू में बहुत सारे लोग नाच रहे थे अजीब तरीके से, ये तुम नाच रहे हो बड़े अजीब तरीके से। और जब तुम पब में बहुत अच्छे से नाच रहे थे, ठीक है, इसको मैं हटा दूं वरना कंसेप्ट पे ध्यान ही नहीं रहेगा तुम्हारा, पहले कंसेप्ट। जब तुम पब में अजीब तरीके से नाच रहे थे, एक बंदा ऐसे दूर चेयर पे बैठा था और तुम्हारी तरफ गुस्से से देख रहा था, बहुत गुस्से से देख रहा था। तुमने सोचा ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है, तुम बोले जाने दे, मैं फाउंडेशन पास हुआ हूं, लोग तो देखेंगे ही, और डांस करना शुरू कर दिया। तुम डांस कर रहे थे, उसको और गुस्सा बढ़ रहा था, शायद तुम्हारा डांस ही ऐसा होगा, उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था।
तुम और डांस करने लगे। थोड़ी देर बाद वो बंदा उठा, तुमने उसकी तरफ देखा, तुम्हारा डांस स्लो हो गया। उसने एक बोतल उठाई, वो बोतल फोड़ी, तुम्हारा डांस और स्लो हो गया। और फिर वो फूटी हुई बोतल को हाथ में लेके वो बंदे ने आंखों में अंगारे लिए तुम्हारी तरफ भागना शुरू कर दिया। तुम्हारा डांस स्लो मोशन हो गया। मुझे एक बात बताइए, कोई बंदा आंखों में अंगारे लिए फूटी हुई बोतल लेके तुम्हारी तरफ स्ट्रेट भागते आ रहा हो, तुम्हें रीजन पता हो या ना पता हो, तुम अपोजिट डायरेक्शन में भागोगे ही नहीं भागोगे? जरूर भागोगे। तुम वहां रुकोगे ये बोलने के लिए, अबे रुक रुक, तो ताजीरात हिंद दफा 302 इंडियन पिनल कोड दफा 302 के तहत अगर तूने मेरे अंदर बोतल डाली खचाक, तो तुझे सजाए मौत हो सकती है दफा 302 के तहत। ऐसा बोलने के लिए रुकोगे तुम उसको? मर्डर के चार्ज के अंदर उसको सजा हो सकती है, दफा 302 के तहत उसको सजाए मौत हो सकती है, ऐसा बोलने के लिए रुकोगे तुम उसको? अबे उसको दफा 302 बाद में लगेगी, तुम पहले यहां से दफा हो जाओगे, तो तुम तो रुकोगे नहीं, तुम उल्टे पलटे और तुमने अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर दिया। तुम उसके आगे, वो तुम्हारे पीछे, वो तुम्हारे पीछे, तुम उसके आगे। टू मच फन, ठीक है? कभी तो ऐसे सिचुएशन में तुम 2-4 किलोमीटर भाग लिए, फिर तुमने सोचा मैं क्यों भाग रहा हूं, फिर तुम रुके थक के, तुमने 2 बोतल उठाई, तुमने 2 बोतल फोड़ी, तुम उसके तरफ मुड़े और तुमने बोला अब मैं दिखाता हूं, तेरे हाथ में 1 बोतल है, मेरे पास भी 2 है। फालतू सा एग्जांपल है, सिचुएशन बहुत क्लियर है। फर्स्ट केस में उसने तुमको बोतल दे मारी, खचाक, सिर पे फोड़ी, पेट में डाली, खचाक, मर्डर हो गया। मर्डर वन, दूसरा और तीसरा पार्ट आने वाला है, जस्ट वेट। सो मर्डर हो गया, मर्डर 1। मुझे एक बात बताओ, उसने तुम्हें बोतल मारी क्योंकि तुमको पार्टी में मजा आ रहा होगा और उसको बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। तुमने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी उसने तुमको बोतल दे मारी। तो मुझे एक बात बताओ, उसने तुम्हें ऐवी बोतल दे मारी, ये इथिकल है या अनइथिकल है? मजे मजे में बोतल दे मारी, ये इथिकल है या अनइथिकल है? क्या लगता है आपको? वेदर इट इज इथिकल और वेदर इट इज अनइथिकल, बताइए मुझे जरा, कमेंट करके बताइए जरा, ये इथिकल है या अनइथिकल है? एनीवन प्लीज? अनइथिकल है। अच्छा, तुमको तो बोतल दे मारी है, तुम तो निपट चुके होंगे, तुम क्यों बोल रहे हो? अच्छा, वहां खड़े जितने भी लोग हैं, जितने अदर लोग डांस कर रहे हैं, उनसे पूछ के देखो कि इस बंदे ने जब बोतल मारी ना, ऐसे बोतल पकड़ना और बोलना, ये आदमी ने मुझे बोतल दे मारी, मुझे बताओ ये इथिकल है या अनइथिकल है, मुझे बताओ इथिकल है अनइथिकल है। तो आपको क्या लगता है लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? लोग भी वही कहेंगे जो तुम कह रहे हो कि ये अनइथिकल है, क्योंकि उसने मजे मजे में बोतल दे मारी। ठीक है? वही दूसरे केस में तुमने उसको 2 बोतल दे मारी, मर्डर 2, मर्डर 3, 3 पार्ट रिलीज हुए थे ना मर्डर मूवी के। पहला पार्ट तो तुमने देखा ही होगा, उतने नालायक तो तुम हुई, मेरे को मालूम है। पहला दूसरा तो पहला क्या हजर, हमने तो तीनों देखे, रिपीट कर करके देखे, पॉज कर करके देखे, स्लो मोड में देखे। सर क्या बताओ कैसे कैसे देखे, मेरे को सब मालूम है, खुद मत बताओ। सर दूसरे केस में तुमने उसको बोतल दे मारी, सिर पे फोड़ी, पेट में डाली ताकत से, पर वो सेल्फ डिफेंस में मारी, क्योंकि तुम अगर नहीं मारते तो वो तुम्हें जरूर मारता था। तुम सेल्फ डिफेंस में उसका मर्डर नहीं करते तो वो कंफर्म तुम्हारा मर्डर करता था। अब अगर तुमने सेल्फ डिफेंस में उसका मर्डर किया है, सेल्फ डिफेंस, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मर्डर किया है, तो मुझे बताओ ये इथिकल है या अनइथिकल है? मुझे बताओ इथिकल है या अनइथिकल है? प्लीज टेल मी वेदर इट इज इथिकल और इट इज अनइथिकल। प्लीज टेल मी वेदर इट इज इथिकल और अनइथिकल। फटाफट बताइए। इथिकल है मतलब तुमने मर्डर किया तो इथिकल हो गया, उसने किया तो अनइथिकल हो गया। मतलब तुम करो तो रास लीला और वो करे तो कैरेक्टर ढीला, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, तुमने सेल्फ डिफेंस में बॉटल मारी तो इथिकल हो गया। अच्छा तुम छोड़ो, तुमने तो बॉटल मारी है, वहां के किसी से भी पूछा तो भी वो यही बोलेगा कि ये बंदे ने सेल्फ डिफेंस में बॉटल मारी है, ये इथिकल है। सो इथिक्स होता क्या है? इथिक्स होता है बेटा सिचुएशन का एनालिसिस करके राइट और रॉन्ग में से कोई एक चूज करना, इज कॉल्ड एज एथिक्स। अगर आप राइट चूज कर रहे हो, सिचुएशन का एनालिसिस करके राइट पाथ चूज कर रहे हो, दैट इज एथिक्स। सो एथिक्स इज अ सिचुएशनल एनालिसिस ऑफ अ थिंग एंड डिसाइडिंग व्हाट इज राइट। ठीक है? एथिक्स का मतलब होता है धर्म, और भगवत गीता में लिखा है धर्मः मतिभ्यः उद्गृतः
धर्म ये मति से जन्म लेता है, मति मतलब दिमाग से जन्म लेता है। सो इथिकल अनएथिकल ये बहुत डिस्प्यूटेड मैटर है। आप सिर्फ इतना याद रखना कि हमारे लिए हर लॉ इथिकल होना चाहिए, ये अज्यूम्ड है। इथिकल ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं तो चोरी करना पाप है, आई नो चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है, चोरी करना इथिकल नहीं है, बिल्कुल भी इथिकल नहीं है। बट लेट्स से कोई ऑर्फन बच्चा है, अनाथ बच्चा है, छोटा है, 8-10 साल का है, दुनिया का नॉलेज नहीं है, भूखा है, कोई उसे जॉब दे नहीं सकता क्योंकि चाइल्ड लेबर इलीगल है, वो कहीं जा नहीं सकता क्योंकि कोई उसको एक्सेप्ट कर नहीं रहा। ऐसे भूखे अनाथ बच्चे को अगर भूख लगी और अगर नहीं खाएगा तो मर जाएगा वाले सिचुएशन में उसने चोरी की है। भूखे अनाथ बच्चे ने, वो साउथ इंडियन मूवी नहीं रहती क्या, हर साउथ इंडियन मूवी का बैकग्राउंड तो यही होता है कि बचपन में बच्चा भूखा अनाथ होता है, उसको छोटी बहन होती है, फिर वो चोरी करता है, फिर बहन को खिलाता है, फिर खुद खाता है, फिर पुलिस उसको पकड़ के बम धोती है, फिर उसमें से हीरो बाहर निकल के आता है। हर साउथ इंडियन मूवी तो ऐसी ही बनती है, ठीक है। सो बेसिकली अगर बचपन में कोई बच्चा अनाथ है, भूख मिटाने के लिए अगर चोरी कर रहा है क्योंकि जॉब उसको दे नहीं सकते, तो क्या यह अनइथिकल माना जाएगा? नहीं, ये इथिकल माना जाएगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में, चलो इथिकल नहीं माना जाएगा पर उसको अनइथिकल भी नहीं कह सकते। सो इथिक्स इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, वेरी सब्जेक्टिव थिंग, बहुत सब्जेक्टिव चीज है भाई साहब इथिक्स। ये हर पर्सन टू पर्सन, हर सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर होता है, ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। सो सेफ्टी एंड बेनिफिट, अब जरा समझना, सेफ्टी एंड बेनिफिट हर लॉ में लिखना पड़ता है, हर लॉ में आपको लिखना पड़ता है। इनकम टैक्स एक्ट में लिखना पड़ेगा कि पहला बजट डिफेंस के लिए जाएगा, दूसरा बजट सुविधाओं के लिए जाएगा, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर एंड इथिक्स कहीं लिखा नहीं जाता लॉ में। ऐसा लॉ कोई नहीं आता कि लॉ में पहले लिखा है दिस लॉ इज वेरी इथिकल। कभी देखा तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, पहले लाइन में लिखा है कि दिस इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दिस लॉ इज वेरी इथिकल। अबे लॉ बना है मतलब इथिकल है, लॉ बना है इसका अजम्पशन ही है कि वो इथिकल है, लॉ बना है इसका अजम्पशन ही है कि वो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर है। अबे लॉ है मतलब नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर एंड इथिक्स, ये अज्यूम्ड है, ये लिखना नहीं पड़ता, लिखने पहले दो ही पड़ते हैं। ये 4 फैक्टर्स होते हैं हर लॉ बनाने के पीछे, हर लॉ बनाने के लिए 4 बेसिस, सेफ्टी, बेनिफिट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर एंड एथिक्स। मैं चाहूंगा नीचे सवाल लिखना, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड, और ये चारों फैक्टर लिख लेना। चल लिखना हो गया, लिखना हो जाए तो डन बोल देना। मुझे एक बार बोलना, ऑलरेडी आप में से कई लोग हैं क्या जिन्होंने कहीं और से लॉ पढ़ा हुआ है, तो जरा सा थम्स अप दे देना कमेंट सेक्शन में, तो मेरी नज़र रहेगी कि ऑलरेडी कितने लोग कहीं और से लॉ पढ़ गए। तो हो सकता है आपको क्लैरिफाई करने में मुझे काफ़ी काम में आएगा, या आंसर देने में काम में आएगा आगे आपकी जब क्वेरी आएगी तब। चलो, अब इसमें से ये 2 फैक्टर तो अज्यूम्ड है बच्चों, तो ये कहीं लिखे नहीं होंगे, बट पहले 2 फैक्टर्स कहीं लिखने पड़ते हैं, इसलिए इनका एनालिसिस कर लेते हैं कि अगर ये फैक्टर लिखने में कोई तकलीफ हो गई, या लिखे या नहीं लिखे तो क्या फर्क पड़ सकता है। ठीक है, चल
क्लास कितने देर तक चलेगी? 5 बजे तक चलेगी बेटा, ठीक है। 2 घंटे की क्लास रहेगी, 3 से 5, 2 सवा 2 घंटे भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। नाउ पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। चलो, कहीं और से क्लास ली है आपने तो कृपया थम्स अप कर दीजिएगा। ओके, नाम बताने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, कोई नाम टीचर का कोई कहीं किधर भी लेने की जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ थम्स अप दीजिए, दैट इज इनफ, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड। अक्षत, लॉ बिल्कुल नहीं पता, कोई नहीं बेटा, अपन है जिंदगी में, 25 दिन के अंदर घुट के दे देंगे, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज योर सेवियर बैच, बैच के एंड में मेरे को सिर्फ बोल देना कि सर कैसा लगा करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम 4 डिफरेंट टाइप के ड्राफ्ट बना रहे हैं। ऐसे हार नहीं मानना, कहीं से भी बैच किया हो, आपको लॉ के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं हो, हथियार डालने का नहीं। अपन जिंदा है, तुम सही जगह पे आए हो, तो सीधी बात है, अपन 25-30 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम तो भी सॉल्व करेंगे। बाकी कुछ हो ना हो, 25-30 दिन में ये जो तुम्हारा एटलीस्ट ये डाउट है कि सर लॉ बिल्कुल नहीं जमता, ये कम से कम मैं खत्म करके रखूंगा, ठीक है। और कॉन्फिडेंस आएगा वो अलग, ये मेरी जिम्मेदारी, आप सिर्फ प्रॉपरली लेक्चर करते रहिए, ठीक है। चलो, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए। सर आपसे लिया था बट 32 लेक्चर ही कर पाया, बहुत बढ़िया बच्चों, ये क्यों नहीं पूरे किए जिंदगी में बेटा? ऐसा कौन करता है? चलो, सबसे पहली चीज, लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3, लॉ 4, मैं 4 लॉ के ड्राफ्ट क्रिएट कर रहा हूं। अब आपको बोलना है इसमें से कौन सा ड्राफ्ट लॉ बन सकता है, आपको बोलना है कौन सा ड्राफ्ट लॉ बन सकता है, ठीक है। मैं एकदम बेसिक से लेके जा रहा हूं बेटा, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सबसे पहले पहला ड्राफ्ट है जिसमें सेफ्टी लिखा नहीं है, बेनिफिट भी नहीं लिखा है। मुझे एक बात बताइए, क्या ये लॉ बन सकता है? एवरीवन प्लीज टेल मी, क्या ये लॉ बन सकता है? प्लीज टेल मी, यस और नो, वेदर इट कैन बी ए लॉ। एवरीबडी, चलो बहुत बढ़िया, तो आपका समझ में आ रहा है कि भैया सेफ्टी और बेनिफिट लिखना जरूरी है। व्हाट इफ सेफ्टी नहीं है बट बेनिफिट लिखा है? सेकंड वाला ड्राफ्ट, क्या ये लॉ बन सकता है? प्लीज टेल मी, सेकंड वाला ड्राफ्ट लॉ बन सकता है क्या? कृपया मुझे बताइए, कृपया कृपया कृपया, प्लीज टेल मी, क्या ये लॉ बन सकता है? नो, चलो बहुत बढ़िया, मतलब ये भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। थर्ड वाला ड्राफ्ट है जिसमें सेफ्टी लिखा है बट बेनिफिट नहीं लिखा, सेफ्टी बोला है, पूरा सेफ्टी बोला है पर बेनिफिट नहीं बोला, तो मुझे बताओ क्या ये लॉ बन सकता है? आंसर देते वक्त 3 यस और नो लिखना, 3 यस और नो ऐसा लिखना कमेंट में। क्या ये लॉ बन सकता है बच्चों? प्लीज बोलिए, वेदर इट कैन बी ए लॉ, वेदर इट कैन बी लॉ। सेफ्टी है पर बेनिफिट नहीं है, ओके। अब जो लोग नो बोल रहे हैं उनको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अगर किसी भी लॉ में सिर्फ सेफ्टी भी लिखा रहा तो भी बात बन जाती है। बेनिफिट तो आपका एडिशनल एडवांटेज है और वो लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने मेंशन किया है, पर सिर्फ सेफ्टी भी लिखा हुआ हो तो भी चीज लॉ बन जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी अभी हमने देखा था, इसका बेस्ट एग्जांपल अभी अभी हमने देखा था, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी 2002 वाला लॉ, ये सिर्फ सेफ्टी बेसिस पे है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी तुमको कोई बेनिफिट नहीं देता, वो सिर्फ सेफ्टी देता है। वो कुछ ऐसा नहीं बोलता कि अगर आप भारत के आजाद देश के नागरिक हो तो एक रिवॉल्वर जेब में लेके, कट्टा जेब में लेके घुमा करो, दिस इज योर बेनिफिट, ऐसा नहीं बोलता। ना ही वो ये बोलता है कि कोई लड़की रही, ठीक है, तो उसने 5 ग्रेनेड जेब में लेके घूमने चाहिए, कि शाम को उसको किसी ने भी छेड़ा बम ये नहीं बोलता, ऐसा नहीं है कोई लॉ, ऐसा कोई पोटा नहीं बोलता कि आपको कोई बेनिफिट देके जाए। पोटा सिर्फ सेफ्टी के बारे में बात करता है कि भैया आप कैसे सेफ रहोगे, इसलिए थर्ड वाला लॉ बन सकता है। बेनिफिट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे भी लॉज है जो सिर्फ सेफ्टी बेसिस पे है, बेनिफिट की वहां पे कोई गुंजाइश नहीं है, ये चीज को याद रखना, ठीक है। और ऐसा लॉ जिसमें सेफ्टी भी है और बेनिफिट भी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो लॉ बन ही सकता है। सर इसका एग्जांपल, तो जैसे इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट आपके इनकम टैक्स को तो डिफेंस में लगाता ही लगाता है, साथ में इस इनकम टैक्स को एयरपोर्ट रेलवेज में लगाता है। नाउ एयरपोर्ट रेलवे इज अ बेनिफिट फॉर यू। आप सोचो, अभी अगर आप सोचो कि आप मेरे को पूना से उठ के दिल्ली जाना है अभी शाम को इमीडिएटली, तो आप जा सकते हो, जाके मिलके लोगों से आ भी सकते हो। कोई वहां बाबू सोना पिकाचू पटाके रखा है उससे भी मिल सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट है। इमेजिन करो एयरपोर्ट, रेलवेज और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अगर आपके गवर्नमेंट ने नहीं बनाया रहता तो आज के दिन आप कैसे जाते थे?
और 2-3 हजार में आप चले जाते हो यार, 2-3 हजार में इतना सारा समय बचा के आप चले जा सकते हो, ये बहुत बहुत नॉर्मल चीज नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ द बेनिफिट गिवन टू द सोसाइटी। कंपनीज एक्ट में कंपनी तो सेफली चलाते ही है, फ्रॉड वॉड तो करते ही नहीं, ऊपर से डिविडेंड देने की बातें की जाती है, बेनिफिट है, तो ये तो लॉ बन ही सकता है। अगर कोई मुझे पूछे प्रायोरिटी क्या है, कोई अगर मुझे पूछे प्रायोरिटी क्या है, प्रेफरेंस क्या है, तो ऑब्वियसली मैं फर्स्ट प्रेफरेंस लॉ 4 को दूंगा क्योंकि इसमें सेफ्टी बेनिफिट दोनों है। सेकंड इसको दूंगा, बचे हुए 2 लॉ बन ही नहीं सकते। अब बचे हुए 2 लॉ बन ही नहीं सकते इसलिए इनके कोई एग्जाम्पल भी नहीं है, क्योंकि ये लॉ ही नहीं है, ऐसे कोई लॉ बन ही नहीं सकते, तो एग्जाम्पल कहां से लाऊं मैं, तो ये मुश्किल है। तो मैं चाहूंगा इसको भी लिख के रखिए, ये आपके काम में आएगा। गो फॉर इट फास्ट। 4 साल, ये 4 साल 4 साल क्यों कर रहे हो? 4 यस यस यस, अच्छा 4 यस यस कर रहे हो, बहुत बढ़िया, शानदार, लिख के रखिए। लिखना हो जाए तो डान डीन डून डान डीन डान डूना टन टान कर देना। डन एवरीबॉडी, बहुत ही गजब, जबरदस्त, जिंदाबाद। श यहां पे आपके लॉ के बेसिक्स का कंटेंट होता है। कोई नालायक कोरोना नहीं बोलेगा, हराम खोरो, लगे इमीडिएटली कोरोना सर कोरोना, नालायक कोई नालायक कोरोना नहीं बोलेगा, ठीक है। सो यहां पे आपका व्हाट इज लॉ,
एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड होता है खत्म। कल हम आते से ही प्रोसीजर देखेंगे, हाउ लॉ इज मेड एंड व्हाट आर द डिविजन्स ऑफ द लॉ। कल का लेक्चर भी काफी बेसिक्स के लिए यूज होगा, ठीक है। उसके बाद में नियरली कल के लेक्चर के लास्ट पार्ट में या फिर परसों के स्टार्टिंग में हम कंटेंट लेक्चर के ऊपर मूव करना शुरू करेंगे। ये फास्ट ट्रैक लेक्चर के अंदर आपको काफी ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। जरूर करना इसको और दूसरों को भी कृपया रिकमेंड करना। अभी भी अगर आपके कोई दोस्त है जिनको लॉ में कॉन्फिडेंस नहीं है या जिनका पेपर ठीक नहीं गया है, आप उनको बोल सकते हो अभी भी साथ में ज्वाइन कर ले। लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ बैठेंगे, 25-30 दिन में बैच खत्म होगी, कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का आएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। पर्सनली मैं मेहनत करूंगा ये सब चीजों को कंप्लीट करने के लिए और आपको एग्जामिनेशन तक के पहुंचाने के लिए, ठीक है। सो प्लीज डू दैट। दिस इज दर्शन खरे साइनिंग आउट। गुड डे, गॉड ब्लेस यू। लेक्चर कैसा लगा कृपया कमेंट करके मुझे बताना और ग्रुप के अंदर भी मुझे बताना, लाइव स्ट्रीम वालों ने, और जो बाद में देख रहे हैं इसको यूट्यूब के ऊपर, कृपया वो भी कमेंट करके बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। दिस इज दर्शन खरे साइनिंग आउट। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शब्बा खैर। अच्छा, एक और बात, अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव में, जस्ट होल्ड, अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव में जस्ट 5000 में अगर आपको लेक्चर्स करने हैं 2 सब्जेक्ट के, अकाउंट्स और लॉ, तो रोहन निंबाळकर सर का अकाउंट्स का लेक्चर 7 सितंबर से शुरू होने वाला है, ठीक है। रोहन निंबाळकर सर का अकाउंट्स का लेक्चर लाइव स्ट्रीम में शाम को हमने इसी के बाद रखा है, 5-5:15 बजे से वो शुरू होगा। रोहन निंबाळकर सर का अकाउंट्स का लेक्चर 5000 में आपके दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है। वैसे तो लाइव स्ट्रीमिंग के प्राइस 3000 है, पर अगर आप दोनों लेते हो तो 5000 में आपको मिल सकता है। और रोहन सर बहुत अच्छा सीए इंटर का अकाउंट्स पढ़ाते हैं और फास्ट ट्रैक भी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। 14 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पर्सनली दोस्त है और मुझे पता है, इनके रिव्यूज में मैं जानता हूं, थोड़े से अनसंग से हीरो है, बट आप अगर इनके डेमो लेक्चर्स भी देखोगे इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर तो भी आपको समझ में आएगा। तो कृपया इसको ज्वाइन कीजिएगा, ये आपको काफी अच्छा एडवांटेज देगा। wowclass.com के ऊपर विजिट करना और कृपया इन लेक्चर्स को परचेस करना। ये दोनों का एक हमने प्रोडक्ट लिस्ट किया है आज ही, आप दोनों परचेस करोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर ऑलरेडी किसी ने लाइव स्ट्रीम लॉ में एडमिशन लिया है और उनको सिर्फ अकाउंट्स का एडमिशन लेना है तो भी ये हो सकता है, आप टीम को कॉल कीजिएगा, मैंने टीम को इंस्ट्रक्शन देकर रखे हैं, वो आपको अकाउंट्स का लाइव स्ट्रीम का एडमिशन करवा देंगे, ठीक है। और इसके जीडीपीडी भी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। जीडीपीडी भी इसके अवेलेबल होने वाले हैं, 4500 में लॉ का एंड 3500 में अकाउंट्स का। दोनों की कंबाइन प्राइस 8000 की जगह पे 7000 में आपको जीडी और पेन ड्राइव लेक्चर्स यहां मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। नियरली 5000 में दोनों अगर सब्जेक्ट आपके प्रिपेयर हो रहे हैं और वो भी नियरली, रोहन सर के 40 लेक्चर है, मेरे 25 से 30 लेक्चर है, सो इट विल हेल्प यू अलॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। दिस दर्शन के साइनिंग आउट। गुड डे, गॉड ब्लेस यू। 10 विदा, शब्बा खैर, अलविदा। मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।